कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि अचानक से मुरीम की दुनिया में एक ट्रेजर वाला मैप अपेयर हुआ और उस मैप के अंदर बताया गया कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट गीजा है उन्होंने अपनी सारी हिडन टेक्निक को छुपा दिया है। यहाँ तक कि उनका हिडन वेपन भी कहीं पर छुपा हुआ है और इतना ही काफी था मुरीम की दुनिया की शांति खत्म करने के लिए। एंड इसके साथ ही हम देखते हैं कि एक ही अटैक के अंदर एक पूरा का पूरा पहाड़ यहाँ पे कट जाता है और हम देखते हैं कि उस पहाड़ के अंदर से हमारा MC बाहर आ जाता है। एंड हमें पता चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर का नाम जीहुन होता है और जीहुन उस केव के अंदर से काफी टाइम बाद बाहर आया था, इसलिए उसको पता ही नहीं था कि इस दुनिया के अंदर अभी क्या चल रहा है। इसके बाद जीहुन कहता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार मुझे यहाँ पर कितना टाइम हो गया है, ना ही तो इस केव के अंदर एंटर करने से पहले की लाइफ मुझे याद है, लेकिन मुझे बस इतना याद है कि मुझे उस कमीने से अपना बदला लेना है। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब जीहुन सिर्फ 10 साल का था और हम लोग एक बूढ़े को देख पाते हैं जो कि कहता है, मेरा नाम चियोन गीजा है बच्चों, और मैं जानता हूँ कि तुम लोग मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे, लेकिन यकीन करो आने वाले 10 साल में तुम्हें इस दुनिया को बचाना होगा। एंड प्रेजेंट वाला जीवन कहता है कि मैं उस कमीने की आंखों को नहीं भूल सकता, वो कमीना और उसकी कमीने वाली बातें। हालांकि उस टाइम मुझे किसी बात का डर नहीं था क्योंकि शायद मैं एक ऑर्फन था। इसके बाद गीजा वहाँ से जाते हुए कहता है, मैं उम्मीद करूंगा बच्चों कि आज का दिन तुम बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे क्योंकि कल से तुम्हारी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग शुरू होगी। एंड एक और बात याद रखना, मैंने इस केव को चारों तरफ से सील कर दिया है और इसके बावजूद भी अगर तुम में से कोई यहाँ से भागने का ट्राई करता है तो मैं खुद तुम्हें वो मौत दूंगा जो कि तुम डिजर्व भी नहीं करते। इसके बाद जीवन कहता है कि उस टाइम से उसने हमारे खाने से लेकर सोने तक पे हर चीज पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया और ये हर एक चीज गीजा के इंस्ट्रक्शंस पे हो रही थी। और पहली मार्शल आर्ट जो हम लोगों ने सीखी थी वो थी कि हम लोग ब्रीथ कैसे करते हैं। ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी को इकट्ठा कैसे करते हैं वो बताती है। एंड ऐसी उसने हमें स्वॉर्ड आर्ट टेक्निक और स्ट्राइड टेक्निक भी सिखाई और इन्हें सीखते सीखते पूरे 3 साल बीत जाते हैं जब उस गीजा ने हमें वापस से बुलाया। इसके बाद गीजा उन सारे के सारे ऑर्फन से कहता है, मैंने जो भी मार्शल आर्ट तुम लोग को अभी तक सिखाया है उसका यूज करते हुए तुम लोग मार्शल गॉड के रियान तक भी पहुंच सकते हो, लेकिन इतना काफी नहीं है। इसके बाद गीजा उन लोगों को एक दरवाजा दिखाते हुए कहता है, अब बारी है आने वाले 7 साल में तुम इन मार्शल आर्ट को कंप्लीट करोगे और इसे कंप्लीट करने के लिए तुम्हें उस गेट के अंदर जाना होगा और वहाँ पे जाने के बाद तुम लोग जितना चाहो खुद को ट्रेन कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर किसी भी तरीके की कोई भी पाबंदी नहीं होगी। एंड इसके बाद वो सारे के सारे ऑर्फन उस गेट के अंदर एंटर करने लगते हैं और अंदर की तरफ एंटर करते हुए प्रेजेंट वाला जीहुन कहता है, मुझे उस टाइम ही अंदाजा लग गया था कि इस कमीने ने हमें इस जगह के लिए ही अब तक जिंदा रखा था। उस जगह पर काफी ज्यादा इंटेंस एनर्जी थी जिसका यूज करते हुए हम लोग काफी तेजी से ट्रेन हो रहे थे, लेकिन वो एनर्जी इतनी ज्यादा डेंस हो गई कि उसने एक स्पेस को ओपन कर दिया एंड उसके अंदर से मॉन्स्टर अपेयर होना शुरू हो गए। एंड उस दिन से हमारी हेल लाइफ शुरू हो गई जहाँ पे हमें बस लड़ना था सरवाइव करने के लिए। हालांकि फाइट करने की वजह से हमारी टेक्निक्स और ज्यादा इम्प्रूव होती चली गई, लेकिन आखिर में मुझे छोड़ के सब मारे गए। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें एक क्लाउड पवेलियन का सीन दिखाया जाता है एंड उस जगह पर जीहुन भी आ जाता है क्योंकि जीहुन को यहाँ पर काफी ज्यादा भूख लगी थी। लेकिन तभी एक लड़की की नजर जीहुन पर जाती है और ये लड़की जो क्लैन की पैट्रियार्च की बेटी होती है एंड इस लड़की का नाम हिनान होता है। हिनान इस बात को लेकर शॉक होती है कि यहाँ पे जीहुन के स्वॉर्ड में कोई भी म्यान नहीं होती। एंड वेल अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूं कि म्यान वो चीज होती है जिसके अंदर स्वॉर्ड को रखा जाता है। यार थोड़ा मूवीज वगैरह भी देखा करो। वहीं हिनान के सामने इन नाम का लड़का बैठा होता है जो कि जो क्लैन के पैट्रियार्च का बेटा होता है। एंड ये चीज देखकर इन भी कहता है, हाँ तुमने सही कहा, उसकी स्वॉर्ड यहाँ पे नॉर्मल नहीं लग रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि जीहुन के सामने उसका खाना आ चुका होता है एंड उस खाने को देखते हुए जीहुन कहता है, बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है ऐसा खाना खाए हुए, आखिरकार ये कैसे टेस्ट करेगा, मैं इस चीज को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इसके बाद जीहुन उसे खाना शुरू कर देता है और वो खाना जीहुन को काफी ज्यादा टेस्टी लगता है, इसलिए वो बार बार खाना मंगाने लगता है। एंड ये चीज देखकर हिनान अपने मन में कहती है कि मुझे नहीं पता आखिरकार ये इंसान मेरा ध्यान बार बार अपनी तरफ क्यों खींच रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि जीवन ने भरपेट खाना खा लिया होता है और तभी पैसे लेने के लिए वहाँ पे स्टाफ भी आ चुका होता है। एंड इसके बाद वो जीवन से कहता है, सर मैं उम्मीद करूंगा कि आपने अपना खाना बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, आपके खाने का पैसा पूरे 5 कॉपर कॉइन्स हो चुके हैं। एंड ये बात सुनकर जीवन कहता है कि अरे मैं तो इस बारे में भूल ही गया था। इसके बाद वो स्टाफ से कहता है, मुझे माफ करना लेकिन मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है। ये सुनकर वो स्टाफ जीवन पे चिल्लाते हुए कहता है, कमीने आखिरकार तू ये क्या बकवास कर रहा है, तूने खाना खाया है तो तुझको पैसे देने होंगे, अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो क्यों ना तू मुझे अपनी तलवार दे दे। लेकिन जीवन इसके लिए भी मना करते हुए कहता है, मैं ये भी नहीं कर सकता क्योंकि स्वॉर्ड की कीमत मेरे फ्रेंड की जिंदगी है। और इस सुनते ही वो स्टाफ पूरी तरीके से पागल हो चुका होता है। वो चिल्लाते हुए कहता है, तो तू यहाँ पे फ्री का खाना खाना चाहता था, साथ ही उस जगह के
बाकी लोग भी जीहुन से फाइट करने के लिए तैयार हो चुके होते हैं, लेकिन इससे पहले इन लोगों के बीच में फाइट शुरू होती तभी हिनान आगे की तरफ आते हुए कहती है कि मैं इनकी तरफ से पे कर दूंगी। लेकिन जीहुन को तो समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये लड़की उसके लिए पे क्यों कर रही है। लेकिन जीहुन उस लड़की से कुछ भी नहीं कहता और वो वहाँ से चला जाता है। और ये चीज देखकर हिनान कहती है कि मुझे लगा था कि वो कुछ कहेगा, और उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई छोटा बच्चा पहली बार दुनिया को देख रहा हो। वहीं जीहुन की ये चीज इनको भी पसंद नहीं आती। वो कहता है कि एक आवारा इंसान से यहाँ पे थैंक यू की उम्मीद करना भी बेकार है। यहाँ तक कि उसकी बॉडी के अंदर से इनर एनर्जी भी फील नहीं हो रही थी। लेकिन हिनान को जीहुन की चिंता हो रही होती है, क्योंकि जीहुन की जो स्वॉर्ड है वो कोई नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं है, बल्कि वो एक आर्टिस्टियन स्वॉर्ड है। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो जीहुन को फॉलो करेगी और उससे पहले एक म्यान दिलवाएगी, ताकि बाकी लोग जीहुन से वो स्वॉर्ड छीनने की कोशिश न करें। वहीं दूसरी तरफ हम लोग जीहुन को देखते हैं, जो कि अपने मन में यही सोच रहा होता है कि उसे यहाँ पर उस लड़की को थैंक यू कहना चाहिए था, क्योंकि उस लड़की ने उसके लिए पे जो किया है। इसके बाद में पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि हिनान इन आपस में मुरीम के बारे में बात कर रहे होते हैं। हिनान कहती है कि मुरीम अलायंस का जो इन्फ्लुएंस है वो काफी दूर दूर तक फैला हुआ है, और ये सारी बातें वो मुरीम अलायंस के वॉरियर्स को देखते हुए कह रही होती है। वही इन कहता है, मुझे लगा नहीं था कि अलायंस लीडर पर्सनली यहाँ पे इस चीज को हैंडल करेंगे। और इन दोनों के सामने जो क्लैन के स्क्वाड हेड बैठे होते हैं, एंड उनका नाम चॉल होता है, जो कि उन दोनों की बात सुनने के बाद कहते हैं, हाँ ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि अनऑर्थोडॉक्स अलायंस और ग्रीन फॉरेस्ट के बैंडिट्स यहाँ पे हैंगसान की तरफ बढ़ रहे हैं, और इसीलिए उनको इन्वॉल्व तो होना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ चॉल अपने मन में कहता है कि अलायंस लीडर को फॉलो करने की सबसे बड़ी वजह उनकी रेपुटेशन भी है। इसके बाद चॉल हमें बताता है कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। चॉल कहता है, मुरीम की हिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन अभी तक चॉन गीजा को माना गया है। यहाँ तक कि उसके पास हिडन वेपन से लेकर पावरफुल टेक्निक्स भी हैं। यहाँ तक कि उसने अपने आखिरी कुछ सालों में शैडो फ्लैश नाम के एक टेक्निक को भी बनाया, एंड इसके बाद अपनी सारी की सारी मार्शल आर्ट एक आवारा बंदे को पास आउट कर दिया, और वो आवारा इंसान सिर्फ 3 सालों के अंदर ही एब्सोल्यूट मार्शल आर्टिस्ट बन गया। लेकिन ये चीज मुरीम अलायंस को पसंद नहीं आई, और मुरीम अलायंस ने उसे अपना दुश्मन बना लिया, और आखिर में गीजा का वो डिसाइबल एक पैथेटिक मौत मारा गया। लेकिन इसके बाद और भी लोग यहाँ पे चॉन गीजा के मार्शल आर्ट के लिए पागल हो गए, एंड इससे पहले वो चॉन गीजा को ढूंढने का ट्राई करते चॉन गीजा अचानक से गायब हो गया। एंड इसके बाद अचानक से वो मैप अपीयर हुआ, जिसके अंदर बताया गया कि चॉन गीजा ने अपने सारे मार्शल आर्ट को कहीं पे छुपा दिया है। यही वजह है कि हर कोई मुरीम अलायंस के साथ जुड़ना चाहता है, ताकि वो चॉन गीजा के मार्शल आर्ट को पा सके। और यही वजह है कि जो क्लैन के तीनों लोग भी यहाँ पर इसी वजह से आए हैं। और ये वही टाइम होता है जब जीहुन उस जगह के अंदर एंटर करता है, और साथ ही जीहुन को दिखाते हुए हमें एक आवाज भी सुनाई जाती है, जो कि कहती है, ये दुनिया कभी भी वैसे नहीं चलती जैसा कि लोगों ने प्रेडिक्ट किया होता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे हिनान की बात सुनने के बाद इन उस पर चिल्लाते हुए कहता है, हिनान आखिरकार तुम्हें क्या बकवास कर रही हो, उस लड़के से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है, उसने तो तुम्हें थैंक यू तक भी नहीं बोला है, तो फिर तुम उसकी मदद करना क्यों चाहती हो। और चोल भी इनका साथ देते हुए कहता है कि यहाँ पे जल्दी मुरीम अलायंस का लीडर आने वाला है, और इन दोनों की इतना फोर्स करने की वजह से हिनान में इन दोनों की बात पर एग्री कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग जीहुन को देखते हैं, जो कि मार्केट में घूम रहा होता है। जीहुन सारे के सारे लोगों को देखते हुए कहता है कि कितना ज्यादा पीसफुल है। वहीं हम जीहुन के पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पे जीहुन और उसका दोस्त खड़े होते हैं, एंड उन्हें चारों तरफ से मॉन्स्टर्स ने घेर रखा होता है, और जीहुन के दोस्त का नाम सेगी होता है। सेगी जीहुन से कहता है कि यार ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, अब भी यार हम लोग यहाँ से कब निकलेंगे। लेकिन खैर यहाँ पे जीहुन मुझसे एक बात का प्रॉमिस कर, अगर तू यहाँ से जिंदा निकल गया तो क्या तू मेरे फादर को जाके मेरे बारे में बताएगा। ये सुनकर जीहुन कहता है, अभी कमीने अपनी बकवास बंद कर, जाके अपने फादर को खुद ही बताइयो। ये सुनकर सेगी कहता है, अबे मैं मजाक कर रहा हूँ यार, ऑब्वियस सी बात है कि मैं यहाँ से निकलूंगा, अगर तुझे यहाँ पर मरता हुआ छोड़ के भी जाना पड़े ना तो भी मैं यहाँ से भाग के दिखाऊंगा। लेकिन खैर चल एक दिन के लिए फिर से यहाँ पे सरवाइव करते हैं, और इसके बाद ये दोनों ही यहाँ पे मॉन्स्टर से फाइट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी सेगी देखता है कि जीहुन के पीछे से एक मॉन्स्टर जीहुन पे अटैक करने के लिए आ रहा है, एंड ये चीज जीहुन ने भी नोटिस कर लिया था। लेकिन इस पॉइंट पे जीहुन को भी पता चल चुका था कि वो इस मॉन्स्टर के अटैक को डॉज नहीं कर पाएगा। लेकिन अगले पल जीहुन देखता है कि यहाँ पे जीहुन के सामने सेगी आ चुका होता है, एंड इस तरीके से सेगी ने जीहुन को उस मॉन्स्टर से बचा लिया था। एंड सेगी की ऐसी हालत देखकर जीहुन उससे कहता है, नहीं आखिरकार तूने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तूने मुझसे वादा किया था कि हम तेरे फादर से मिलेंगे और हम साथ मिलकर तेरे बारे में उन्हें बताएंगे। एंड सुनकर सेगी यहाँ पे जीहुन से कहता है, अबे पागल है क्या मेरे फादर को मेरे बारे में मैं बताऊं या फिर तू बताए, बात तो बराबर ही है। मेरे भाई मुझसे वादा कर, तू इस जगह से निकलेगा
किसी भी कीमत पे तुझे इस जगह से निकलना होगा। और इसी के साथ ही सेगी ने जीहुन के हाथों में ही अपना दम तोड़ दिया होता है। इसके बाद सीन वापस से जीहुन पे आता है, जो कि चांद को देखते हुए कहता है, तुम सारे लोगों की वजह से आज मैं जिंदा हूँ। मेरे भाइयों, मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ, तुम सबका हर एक का बदला मैं उस कमीने से लेके रहूंगा। एंड हम देखते हैं कि घूमते घूमते जीहुन वापस से क्लाउड पवेलियन आ चुका होता है। एंड जीहुन देखता है कि अंदर के साइड में अभी भी हिनान होती है, लेकिन अगले पल मुरीम अलायंस के काफी सारे वॉरियर उस जगह से बाहर आ जाते हैं। और हम देखते हैं कि वहीं जीहुन क्लाउड पवेलियन के छत पे चढ़ गया होता है। वो सारे वॉरियर आपस में बात कर रहे होते हैं कि अगर वो अभी यहाँ से निकलते हैं तो वो जगह पर जल्दी पहुँच जाएंगे। एंड इसके बाद वो सारे के सारे लोग ही वहाँ से निकल चुके होते हैं। वहीं जीहुन देखता है कि उन लोगों के पीछे पीछे हिनान भी जा रही होती है, लेकिन जीहुन को समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये लोग जा तो जा कहाँ रहे हैं। इसलिए जीहुन उनके पीछे रवाना हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सारे के सारे वॉरियर हेंगसान के एंट्रेंस पे रेस्ट कर रहे होते हैं। एंड ये चीज देखकर जीहुन कहता है, क्या ये लोग उसी तरफ जा रहे हैं जहाँ से मैं आया था? एंड ये पीछे वाला ग्रुप भी इन्हें फॉलो कर रहा है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये लोग ढूंढ तो ढूंढ क्या रहे हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि मुरीम अलायंस का लीडर एक पर्सन से कहता है, यहाँ पर काफी ज्यादा रात हो चुकी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि रात होने की वजह से हम पर खतरा और भी ज्यादा बढ़ चुका है। यहाँ तक कि अनऑर्थोडॉक्स और बैंडिट्स ने भी अपने दूसरे मूव को चल दिया है। ये सुनकर सामने वाला पर्सन, जो कि मुरीम अलायंस का एडवाइजर होता है, वो कहता है, आप फालतू का ही चिंता कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि उन लोगों के ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे अलग हों। एंड वैसे भी आप यहाँ पर खुद आए हैं तो हमें चिंता करने की जरूरत तो है नहीं। ये सुनकर अलायंस लीडर भी उसकी बात पे एग्री करते हुए कहते हैं कि शायद मैं ही यहाँ पर ज्यादा सोच रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हिनान के पास एक पर्सन आ चुका होता है। एंड इस पर्सन का नाम पेंग होता है, जो कि कॉप्स का वाइस लीडर होता है। वो हिनान से कहता है, मुझे तुम यहाँ पर काफी ज्यादा थकी हुई लग रही हो, तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए अलायंस लीडर से बात कर सकता हूँ। लेकिन इन बीच में आते हुए कहता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोग खुद देख लेंगे कि हमें क्या करना है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे फॉरेस्ट बैंडिट्स आ चुके होते हैं और इनका लीडर एक स्माइल के साथ कहता है, मुरीम अलायंस, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, सच में तुम लोग छुपने में काफी ज्यादा बेहतर हो। एंड ये चीज देखकर अलायंस लीडर सबको फाइट के लिए रेडी होने के लिए कहते हैं। वही एडवाइजर अलायंस लीडर को सावधान रहने के लिए कहता है, क्योंकि शायद अनऑर्थोडॉक्स ने इन बैंडिट के साथ हाथ मिला लिया है। और अगली पल हम देखते हैं कि बैंडिट का लीडर काफी तेजी से यहाँ पे मुरीम अलायंस के वॉरियर्स को मारना शुरू कर देता है और पलक झपकते ही उसने काफी सारे वॉरियर्स को यहाँ पे चांद से मार दिया होता है। एंड इसके बाद वो सीधा अलायंस लीडर की तरफ फाइट करने के लिए बढ़ जाता है। वहीं इस पॉइंट पे अलायंस लीडर को भी ये पता चल चुका था कि वो नंबर्स में काफी ज्यादा कम है, यानी सिंपल सी भाषा में वो इन बैंडिट्स के सामने नहीं टिक सकते। लेकिन तभी बैंडिट का लीडर अलायंस लीडर से कहता है, चोनगीजा का वो सीक्रेट वेपन मुझे बिलोंग करता है। और चोनगीजा का नाम सुनते ही जीहुन तुरंत यहाँ पे एक्टिव हो चुका होता है। वो तुरंत ही अपने स्वॉर्ड को उठाते हुए बैटलफील्ड के अंदर कूद जाता है। एंड वो सारे के सारे बैंडिट्स को काफी बुरी तरीके से मारना शुरू कर देता है और पलक झपकते ही उसने सारे के सारे बैंडिट्स को खत्म कर दिया होता है। और ये चीज देखकर अलायंस लीडर के साथ साथ बाकी सारे लोग भी शॉक हो चुके होते हैं। वो अलायंस लीडर अपने मन में कह रहे होते हैं कि आखिरकार ये कौन है, यहाँ तक कि मैं इसकी प्रेजेंस तक को भी फील नहीं कर पाया। लेकिन तभी जीहुन चिल्लाते हुए कहता है, मुझे बताओ आखिरकार चोनगीजा कहाँ पे है। एंड ये चीज देखकर एडवाइजर जीहुन से कहता है, देखो मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि तुमने हमारी हेल्प करी है, लेकिन चोनगीजा तो आज से 10 साल पहले ही मर चुका है। ये सुनते ही जीहुन पूरा का पूरा स्टक हो चुका होता है, उसको यहाँ पे यकीन ही नहीं हो रहा होता। वो चोनगीजा जिससे जीहुन को बदला लेना था वो कब का मर चुका है। यहाँ तक कि जीहुन की बॉडी के अंदर से वॉइड एनर्जी भी फ्लो करना शुरू कर देती है और ये वॉइड एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वहाँ के सारे वॉरियर ही एनर्जी डेविएशन के अंदर जाना शुरू कर देते हैं। एनर्जी डेविएशन एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर सारे के सारे लोग अपना कंट्रोल खो देंगे और इस स्टेट के अंदर लोग एंड में मारे जाते हैं। और जीहुन खुद भी एक ऐसे स्टेट के अंदर जा चुका था जहाँ पे उसे लग रहा था कि उसने सब कुछ खो दिया है। जीहुन अपने अंदर ही अंदर कहता है, वो इंसान जिससे मुझे अपना बदला लेना था वो मारा जा चुका है, तो अब मेरे बदले का क्या होगा। वहीं जीहुन की बॉडी के अंदर से वॉइड एनर्जी को रिलीज होता हुआ देखकर रिलायंस लीडर को ही पता चल चुका था कि अगर चीजें ऐसी चलती रहती हैं तो सारे के सारे वॉरियर यहाँ पे मारे जाएंगे। इसलिए अलायंस लीडर डिसाइड करते हैं कि ये सब होने से पहले ही वो जीहुन को खत्म कर देंगे। लेकिन तभी हिनान आगे की तरफ बढ़ते हुए जीहुन से कहती है कि क्या तुम ठीक हो। वह हिनान को देखकर जीहुन अपने मन में कहता है, ये तो वही लड़की है जिसने मुझे अपनी काइंडनेस दिखाई थी, यहाँ तक कि मेरे दोस्तों ने भी मुझे काइंडनेस दिखाई थी, यही वजह है कि मैं भी जिंदा हूँ। तो जैसा कि मैं अपना बदला नहीं ले सकता तो क्या मुझे अब उन्हें ढूंढने के लिए जाना चाहिए। एंड इसी के साथ जीहुन की बॉडी के अंदर से जो बॉइड एनर्जी निकल रही थी वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है और अब वो सारे के सारे वॉरियर्स भी पहले की तरह नॉर्मल हो चुके होते हैं। एंड ये चीज देखकर अलायंस लीडर पूरी तरीके से शॉक हो चुके होते हैं, क्योंकि जीहुन जिस स्टेट के अंदर पहले था वो एक ऐसा स्टेट है जिसके अंदर से काफी बड़े बड़े मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं निकल पाते। वो एक ऐसा स्टेट होता है
जिसके अंदर वो लोग अपनी चीजों को लेकर सफर कर रहे होते हैं। और जैसा कि हमें पता है कि जीहुन भी अपनी बातों को सोच सोच कर यहाँ पे सफर ही कर रहा था। इसके बाद हिनान जीहुन से क्वेश्चन करती है कि क्या तुम किसी को ढूंढ रहे हो। एंड इसके बाद हिनान चियोल से कहती है कि क्या अंकल हम इसको अपने साथ ले जा सकते हैं जब तक ये उस इंसान को ना ढूंढ ले जिसे ये ढूंढना चाहता है। एंड वैसे भी अभी भी इसने हमारी हेल्प भी करी है। ये सुनकर चियोल अपने मन में कहता है यहाँ पर मेरे सोचने ना सोचने से फर्क नहीं पड़ता, मैटर ये करता है कि मुरीम अलायंस के लीडर क्या सोचते हैं, क्योंकि अभी अभी इस लड़की की वजह से मुरीम अलायंस के वॉरियर्स एनर्जी डेविएशन के अंदर जाने वाले थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुरीम अलायंस के लीडर अपने मन में कह रहे होते हैं मुझे नहीं पता कि ये कौन है, लेकिन इसने कुछ अटैक के अंदर इन सारे के सारे बैंडिट्स को खत्म कर दिया, यानी कि लड़का बहुत ज्यादा खतरनाक है और ऐसे किसी पर्सन को हम ऐसी जाने नहीं दे सकते। एंड इसीलिए हमारे लिए ही अच्छा है कि हम इसको अपने साथ में रखे जितना हो सकता है। इसके बाद अलायंस लीडर जीहुन को साथ में ले जाने की परमिशन दे देते हैं। एंड इस सुनते ही चियोल जीहुन से कहता है कि लड़की क्या तुम हमारे एस्कॉर्ट एजेंसी को ज्वाइन करना चाहोगे। एंड ये सुनकर सारे के सारे वॉरियर भी शॉक हो चुके होते हैं। ये सुनकर जीहुन कहता है मुझे इस बारे में नहीं पता। ये सुनकर इन जीहुन पर चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम्हें पता भी है कि एस्कॉर्ट एजेंसी के अंदर कोई भी नॉर्मल पर्सन ऐसे ही नहीं आ सकता, और इसके बावजूद भी क्या तुम यहाँ पे इस ऑफर को रिफ्यूज करने के बारे में सोच रहे हो। ये सुनकर जीहुन कहता है असल में बात यह है मुझे पता ही नहीं है कि एस्कॉर्ट एजेंसी है क्या। ये सुनकर वो सारे के सारे लोग पूरी तरीके से शॉक हो चुके होते हैं। लेकिन इसके बाद हिनान यहाँ पे जीहुन को एस्कॉर्ट एजेंसी के बारे में बताना शुरू करती है, जैसे कि इसके अंदर जो ट्रांसपोर्ट गुड्स होते हैं उन्हें यहाँ पे क्लाइंट तक पहुँचाना होता है। और ये सब देखकर पेंग के साथ वाला बंदा गुस्से में कहता है कि आखिरकार ये कमीना कहाँ से आया है जिसे एस्कॉर्ट एजेंसी के बारे में भी नहीं पता। लेकिन तभी पेंग उस बंदे से कहता है कि क्या तुमने उस स्वॉर्ड को देखा, उस स्वॉर्ड के अंदर से किलिंग ऑरा को साफ सेंस किया जा सकता है, यानी कि वो स्वॉर्ड कोई नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं है। एंड उस स्वॉर्ड को म्यान की नहीं बल्कि उसके असली ओनर की जरूरत है। फिलहाल के लिए यहाँ पे काफी सारी आंखें हैं जो कि हमें देख रही हैं, तो हम लोग हिंसान के अंदर जाने के बाद मौका मिलने का वेट करेंगे। यानी सिंपल सी भाषा में ये कमीने जीहुन से उसकी स्वॉर्ड को छीनना चाहते हैं। और सच बता रहा हूँ पूरी सीरीज के अंदर मुझे ऐसे लोगों पर काफी ज्यादा दया आता है जो कि पूरे मानवा के अंदर मार खाना या फिर मरने के लिए ही आए होते हैं। अगले सीन में हैंगसान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सारे के सारे लोग उसी माउंटेन पे आ चुके होते हैं जहाँ से जीहुन निकला था। एंड ये चीज देखकर जीहुन कहता है अच्छा ये लोग इस जगह की तलाश कर रहे थे। एंड इसके बाद वो सारे के सारे लोग उस माउंटेन पे केव को ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन काफी देर मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें कोई भी केव नहीं दिखती। ये चीज देखकर एडवाइजर मुरीम अलायंस लीडर से कहता है हम यहाँ पे और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, हमें इस माउंटेन को ही काट देना चाहिए। लेकिन इसके लिए लीडर साफ मना कर देते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो इससे चॉन गीजा को वो मैनुअल डैमेज हो सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जीहुन अपने मन में कहता है ये वही जगह है जहाँ से मैं बाहर आया हूँ, लेकिन अब ये जगह पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुकी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस कमीने की एनर्जी को यहाँ पे सेंस नहीं कर सकता। ये कहने के बाद जीहुन काफी तेजी से बढ़ते हुए पहाड़ पे चढ़ जाता है। एंड इसके बाद वो सीधा एंट्रेंस के पास जाके ही रुकता है। साथ ही जीहुन ने उन लोगों को एंट्रेंस की लोकेशन भी बता दी होती है। ये सुनकर अलायंस लीडर और एडवाइजर दोनों ही पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। वो जीहुन से क्वेश्चन करते हैं कि जीहुन को इस बारे में कैसे पता। तो जीहुन उन लोगों को बता देता है कि ये वही जगह है जहाँ पर वो पहले रहा करता था। ये सुनकर पियोंग यहाँ पे जीहुन का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। मुझे तो पहले से ही पता था कि एक जंगली है जो कि ऐसे पहाड़ों और जंगलों में रहा है, इसलिए सरप्राइज होने वाली बात ही नहीं है कि बिना म्यान के तलवार लेके क्यों घूमता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हिनान को जीहुन के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो हमेशा से माउंटेन और जंगल में ही रहा है। इसके बाद अलायंस लीडर सबको बता देते हैं इस सर्च के अंदर मैं एडवाइजर और कॉप्स लीडर ही रहेंगे, बाकी तुम लोग खड़े होकर इस जगह को सिक्योर करोगे। ये सुनकर वो सारे के सारे वॉरियर भी इस वाली बात पे एग्री कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ अलायंस लीडर यहाँ पे जीहुन का शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जीहुन उनसे कहता है अगर तुम लोग इसके अंदर कुछ ढूंढने के लिए जा रहे हो तो मैं तुम लोगों को पहले ही बता दूं, इस जगह के अंदर कुछ भी नहीं है, तो तुम लोगों का जाना पूरी तरीके से बेकार है। वहीं दूसरी तरफ जीहुन अपने मन में कहता है ये वो जगह है जहाँ पर मेरी खाली बुरी यादें भरी हुई है। लेकिन इसके बाद भी वो लोग जीहुन की बात नहीं सुनते और वो अंदर की तरफ चले जाते हैं। लेकिन जीहुन को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी चॉन गीजा मारा जा चुका है। एंड इसके बाद जो भी यहाँ पर होता है इससे जीहुन का कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन तभी हिनान भी वहाँ पे पहाड़ पर चढ़ते हुए ऊपर की तरफ आ चुकी होती है और वो जीहुन से क्वेश्चन करती है कि क्या तुम सच में यहाँ पे पहले रहते थे। लेकिन इससे पहले इन दोनों के बीच में बातचीत शुरू होती तभी हम देखते हैं पियोंग और उसके साथ वाला बंदा यहाँ पे तुरंत ही आगे की तरफ आ जाते हैं। एंड इस बंदे का नाम कैमो होता है और वो आगे की तरफ बढ़ते हुए जीहुन से कहता है कि इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है कि ये फॉरेस्ट बैंडिट के साथ नहीं हो।
लेकिन ये सुनकर हिनान कहती है कि आखिरकार तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो, इसने हमारी हेल्प करी है। लेकिन तभी पेंग कहता है ऐसा भी तो हो सकता है कि बैंडिट के साथ पहले से मिला हो और ये भी इसके प्लान का हिस्सा हो और इसने खाली हमें बचाने का दिखावा किया हो ताकि ये हमारे साथ मिल सके। वही साथ ही कैमो भी कहता है कि अगर तुम यहाँ पे इनोसेंट हो तो क्यों न तुम अपनी तलवार को पहले हमें दे दो। और कैमो अपने मन में कहता है कि मैं जितनी बार भी इस तलवार को पास से देखूं मैं ये कह सकता हूँ। इस स्वॉर्ड के अंदर साफ साफ किलिंग इंटेंट को देखा जा सकता है, यानी कि 100% है कि कोई बेकार तलवार नहीं है। पर तभी जी हुन अपने स्वॉर्ड को पकड़ते हुए कहता है अच्छा तो तुम्हें ये तलवार चाहिए। ये सुनकर कैमो कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पे हमारी बात को समझ चुके हो। पर तभी जी हुन अपनी बात को कंप्लीट करते हुए कहता है ये तलवार मेरे मरे हुए दोस्त ने मुझ पे भरोसा करके दिया था और अगर तुमको लगता है कि तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम उसी तलवार ले सकते हो तो क्यों न एक बार तुम लोग ये ट्राई करके देख लो। ये सुनते वो दोनों अपने कदम को आगे बढ़ा देते हैं जीहुन पर अटैक करने के लिए और जीहुन उन दोनों के कदम से ये पता कर लेता है कि वो दोनों आगे और पीछे से अटैक करने वाले हैं। लेकिन जीहुन यहाँ पे रिजल्ट को पहले से ही जानता था कि आखिर में दोनों बस उसके हाथों मारे जाएंगे और हम देखते हैं कि वो दोनों सेम ऐसे ही करते हैं और जीहुन पे आगे और पीछे दोनों तरफ से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इससे पहले दोनों आगे बढ़ते और जीहुन इन दोनों का सलाद बना देता। लेकिन तभी वहाँ पे अलायंस लीडर की आवाज आती है जो कि उन लोगों को रुकने के लिए कहते हैं। साथ ही वो उन पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम दोनों आखिरकार ये क्या कर रहे हो, क्या मैंने तुम लोगों से नहीं कहा था कि जगह को सिक्योर करके रखना। वो अलायंस लीडर को बाहर आता हुआ देखकर सारे के सारे लोग अपने मन में एक ही बात को सोच रहे होते हैं कि अलायंस लीडर को चॉन गीजा का सीक्रेट वेपन मिल चुका है। लेकिन तभी अलायंस लीडर चिल्लाते हुए कहते हैं तो अब हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और अब हम लोग यहाँ पे विड्रॉ कर रहे हैं। ये सुनते ही सारे के सारे वॉरियर इस वाली बात पे एग्री कर देते हैं। साथ ही पिंग जीहुन से कहता है अगर अलायंस लीडर यहाँ पे नहीं आए होते तो पक्का तुम पछता रहे होते। खैर लड़के अपने आप को लकी समझो। लेकिन फिर यहाँ पे बात वही आ जाती है इफ यू नो यू नो। इसके बाद हम देखते हैं कि हिनान जीहुन के पास आते हुए क्वेश्चन करती है कि क्या तुम ठीक हो। वह जीहुन को समझ में नहीं आता कि लड़की उसके लिए चिंता क्यों कर रही है। इसके बाद हिनान खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहती है कि मेरा नाम हिनान है। ये सुनकर जीहुन भी खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है कि मेरा नाम जीहुन है। ये सुनकर हिनान कहती है कि सच में तुम्हारा नाम काफी ज्यादा अच्छा है। इसके बाद हिनान जीहुन को चलने के लिए कहती है क्योंकि वो लोग पहले ही लेट हो चुके हैं। अगले सीन में हमें जानने को मिलता है कि ये बात आग की तरह फैल गई कि मुरीम अलायंस के लीडर को चॉन गीजा का सीक्रेट वेपन मिल चुका है या फिर कह लो सीक्रेट मैनुअल। सारे लोग ये बात कर रहे होते हैं कि अगर उन्हें सच में सीक्रेट मैनुअल मिल चुका है तब वो टाइम दूर नहीं है जब मुरीम अलायंस काफी ज्यादा ऊंचा हो जाएगा। फिर दूसरी तरफ हम लोग अलायंस लीडर का सीन देखते हैं जो कि गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं आखिरकार ये क्या बकवास है, हम पर कोई यकीन भी नहीं करेगा कि हमें उस जगह पर कुछ भी नहीं मिला। वहाँ पर सिर्फ हमें लकड़ी का बॉक्स और चॉन गीजा का लेटर मिला है। एंड इसके बाद एडवाइजर उस लेटर को पढ़ना शुरू करते हैं जिसके अंदर चॉन गीजा ने लिखा था वो ब्लड डीमन वाली चीज जल्दी आने वाली है और उसे रोकने के लिए ही मैंने 100 मार्शल मास्टर्स को बनाया है और अगर उन 100 मार्शल मास्टर में से कोई बच जाता है तो उनका यूज करके उस डीमन बींग को रोकने की कोशिश करना और अगर तुम लोग ये करने में नाकामयाब हो जाते हो तो पूरा का पूरा जांगू ही केओस के अंदर आ जाएगा। और एक और जरूरी बात, उसको रोकने के लिए येनियांग पैरासाइट बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सुनकर अलायंस लीडर उस बॉक्स के अंदर उस पैरासाइट को देखते हुए कहते हैं आखिरकार किस तरीके का पैरासाइट है जिसे मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा और आखिरकार वो कौन से मार्शल मास्टर है जिसके बारे में लेटर के अंदर मेंशन है, क्योंकि हमें तो वहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं दिखा। ये सुनकर दूसरा पर्सन कहता है अलायंस लीडर क्या सच में आप उस लेटर के अंदर लिखी हुई बकवास पर बिलीव कर रहे हो। ये सुनकर अलायंस लीडर कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि इन सारी चीजों के पीछे कोई ग्रुप है जो कि ये सब करवा रहा है। पहले तो फॉरेस्ट बैंडिट है जिनका इंटेंशन पहले से ही यहाँ पे चॉन गीजा के वेपन को लेने का था ही नहीं, बल्कि वो तो इसका यूज करके मुरीम अलायंस को टारगेट करके उसे हार्म करना चाहते थे। यहाँ तक कि उन बैंडिट ग्रुप के जो इतनी सारी डेड बॉडीज थी वो भी अचानक से गायब हो गई, जो कि इस बात का प्रूफ है कि कोई तो ऐसा पर्सन है जो कि यहाँ पे मुरीम अलायंस को टारगेट कर रहा है। एंड वो ग्रुप ट्राई कर रहा है कि हर किसी का टेंशन मुरीम अलायंस पर ही चला जाए। लेकिन तभी एडवाइजर कहता है मुझे तो यहाँ पे शक जो क्लैन पे हो रहा है क्योंकि उन लोगों ने यहाँ में मैप दिया था। लेकिन अलायंस लीडर कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे जो क्लैन का जो हेड है वो ऐसा कोई पर्सन नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि उनके क्लैन के अंदर ही कोई स्पाई हो। इसीलिए जल्द से जल्द जो क्लैन के अंदर किसी पर्सन को भेजो जो कि उन पर निगरानी रख सके। अगर जो क्लैन इन सब चीजों के पीछे नहीं होता है तो इस बात के चांसेस हो सकते हैं कि वो ट्रेडर्स के द्वारा यूज किए जा रहे हो। अगले सीन में हमें जो क्लैन स्टेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई पर्सन चिल्लाते हुए सबको बताता है कि स्क्वाड एजेंसी वापस लौट आई है। साथ ही च्योल कहता है तो बच्चे तुम्हारा क्लैन हेड से मिलने का टाइम आ चुका है तो चलो मेरे साथ में। लेकिन तभी हिनान जी उनसे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे म्यान को तो खरीद दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी स्वॉर्ड की किलिंग इंटेंट को नहीं रोका जा पा रहा है। एंड अगले पल हम देखते हैं कि स्वॉर्ड की किलिंग इंटेंट की वजह से वो म्यान पूरी तरीके से टूट चुकी होती है। ये चीज देखकर जीहुन कहता है मुझे तो पहले से लगा था कि मुझे
चमयान की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारा शुक्रिया। लेकिन फिर भी हिनान इस बात से काफी ज्यादा दुखी होती है कि वो अभी भी यहाँ पे कच्चे चमयान को नहीं ले पाई, इसीलिए वो इस चीज के लिए जीवन से सॉरी कहती है। लेकिन ये बात सुनते ही जीवन को वो टाइम याद आ जाता है जब सेगी भी मरते हुए जीवन को सॉरी कह रहा था कि वो दोनों साथ में इस जगह से बाहर नहीं निकल पाएंगे। वो टाइम याद करते ही जीवन गुस्से में यहाँ पे हिनान से कहता है, ओए मेरी बात को ध्यान से सुनो, आइंदा मुझे कभी भी सॉरी मत कहना। ये सुनकर हिनान भी घबराते हुए कहती है कि ठीक है मैं समझ गई। लेकिन तभी चोल यहाँ पे जीवन को बुला लेता है, लेकिन दूसरी तरफ हिनान को समझ में नहीं आता कि आखिरकार उसने यहाँ पे क्या कुछ गलत कह दिया। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात हो चुकी होती है। चोल जीवन को लेके पोर्टर वाले एरिया में आ चुका होता है। इसके बाद चोल किसी पर्सन से कहता है, जोंगचिल मैं यहाँ पे एक नए पोर्टर को ले आया हूँ, इसीलिए भी तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसे ट्रेन करो। ये सुनकर हम देखते हैं कि जोंगचिल कहता है, तो अच्छा यहाँ पे एक न्यू भी आया है, कोई नहीं तुम इसे छोड़ के अब जा सकते हो, इसका बाकी का ध्यान मैं खुद रख लूंगा। लेकिन चोल को जीवन के लिए चिंता होती है क्योंकि यहाँ पे जोंगचिल काफी ज्यादा खड़ूस बंदा है। लेकिन इसके बाद वो जीवन को बेस्ट ऑफ लक कह के वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जोंगचिल यहाँ पे जीवन के पास आते हुए कहता है, तो लड़के तू यहाँ पे एक न्यू भी है, तो चल कोई ना, तुझे यहाँ पे लेसन्स के बारे में तो पता होना चाहिए, तो चल बता मुझे तेरा नाम क्या है। ये सुनकर जीवन बड़े आराम से उसे अपना नाम बता देता है। लेकिन ये सुनकर जोंगचिल उस पर चिल्लाते हुए कहता है, अबे कुत्ते तू अपना नाम मुझे इतना ज्यादा कैजुअली क्यों बता रहा है, रिस्पेक्ट के साथ मुझे अपना नाम बता। लेकिन जीवन उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है, तुम्हारे हाइट के अकॉर्डिंग जो तुम्हारी फिजिक है वो काफी ज्यादा पैथेटिक है। ये सुनते ही जोंगचिल गुस्से में पागल हो चुका होता है। वो जीवन पे चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, क्या तू मरना चाहता है। लेकिन सुनकर जीवन गुस्से में अपनी स्वॉर्ड को पकड़ते हुए कहता है, क्या ये मुझ पे धौ जमाने की कोशिश कर रहा है, मुझे क्या अभी के अभी इसे मार देना चाहिए। लेकिन जीवन के पास स्वॉर्ड देखकर जोंगचिल की भी यहाँ पे फट के चार हो चुकी होती है। वो घबराते हुए जीवन से कहता है, अबे तू तो एक पोर्टर है ना, तो फिर तेरे पास ये तलवार क्या कर रही है, शांति से तलवार मुझे दे दे। ये सुनकर जीवन उससे कहता है, और अगर मैं ऐसा ना करूँ तो। और जीवन का किलिंग इंटेंट देखकर जोंगचिल की और भी ज्यादा फट चुकी होती है। वो वहाँ से जाते हुए जीवन से कहता है, अगर यहाँ पे ज्यादा रात नहीं हुई होती तो फिर मैं तुझे बताता। वहीं बाकी सारे पोर्टर्स यहाँ पे जोंगचिल का मजाक उड़ा रहे होते हैं, क्योंकि आमतौर पर जोंगचिल काफी ज्यादा टफ बनने का ट्राई करता है, लेकिन आज उसकी न्यूबी से काफी ज्यादा फट गई। वहीं ये सारी बात सुन के जोंगचिल अपने मन में कह रहा होता है, लड़के बस तू वेट कर, मैं तुझसे इस चीज का बदला जरूर लूंगा। अगली सीन में हमें आधी रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जोंगचिल उठ के बैठ चुका होता है एंड वो उठते हुए कहता है कि वो पक्का से यहीं कहीं सोया होगा। लेकिन तभी वो किसी चीज से टकरा जाता है एंड वो ये देखकर घबरा जाता है कि जिससे वो टकराया है वो और कोई नहीं बल्कि यहाँ पे जीवन ही होता है। लेकिन इसके बाद जब वो ध्यान से देखता है तो उसे जानने को मिलता है कि जीवन यहाँ पे खड़े खड़े ही सो रहा है। और ये मौका देखकर वो जीवन की तलवार लेने का ट्राई करता है, लेकिन जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ता है तभी जीवन की आंखें खुल जाती हैं और ऑथर हमें बताता है कि भले ये थोड़ी देर के लिए था, लेकिन जोंगचिल ने वो प्रेशर फील किया जो कि एक शिकार फील करता है शिकारी के सामने। और हम देखते हैं कि अगले पल यहाँ पे जीवन ने उसकी गर्दन को उड़ा दी होती है। लेकिन तभी हमें जानने को मिलता है कि यहाँ पे जोंगचिल सब सोच रहा था। वो अभी तक आगे की तरफ नहीं बढ़ा था क्योंकि उसने भी नोटिस कर लिया था कि जीवन के अगल बगल एनर्जी सर्कुलेट कर रही है जो कि उसे प्रोटेक्ट करती है। ऑथर हमें बताता है कि जीवन आखिरकार ऐसे क्यों सोता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि केव के अंदर यहाँ पे जीवन पे हर टाइम खतरा बने रहा करता था। यहाँ तक कि वो सोते खाते हर टाइम वो अलर्ट मोड पे रहा करता था, क्योंकि कभी भी उस पे मॉन्स्टर का अटैक हो सकता था और वो मारा जा सकता था। एंड ये इंस्टिंक्ट उसने उसी टाइम के दौरान डेवलप करी है। अगले सीन में हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जीवन यहाँ पे जाग चुका होता है और जैसे ही जोंगचिल यहाँ पे जीवन को देखता है उसकी हालत यहाँ पे खराब हो जाती है। वो तुरंत ही जीवन से डरता हुआ वहाँ से भाग जाता है एंड ये चीज देखकर जीवन को समझ में नहीं आता कि जोंगचिल ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। एंड साथ ही बाकी वॉरियर भी यहाँ पे काम के लिए रेडी हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जीवन अकेले ही सारे के सारे बॉक्सेस को यहाँ पे लाइन से लगाना शुरू कर देता है एंड ये चीज देखकर बाकी सारे पोर्टर्स पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जीवन यहाँ पर काफी तेजी से अपना काम कर रहा होता है। इसके बाद जीवन उन पोर्टर से क्वेश्चन करता है, क्या ये मैंने सही किया है या फिर मुझे इसे और अच्छी तरीके से रखना है। ये सुनकर वो पोर्टर जीवन से कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल ये सही से रखा है। ये सुनकर जीवन कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं बाकी के सामान को भी रख देता हूँ। एंड इसके बाद हम लोग कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जब इन लोगों के लंच का टाइम हो चुका होता है। दो पोर्टर आपस में जीवन के बारे में ही बात कर रहे होते हैं कि अगर जीवन ऐसे ही काम करता रहता है तो फिर तो उनकी जॉब खतरे में आ जाएगी, क्योंकि वो अकेला ही काफी सारा काम संभाल ले रहा है। लेकिन जब वो लोग ऐसी बात कर रहे होते हैं तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे हिनान आ जाती है और हिनान को देखकर पोर्टर भी शॉक होते हुए कहते हैं कि लेडी हिनान आखिरकार आप यहाँ पे क्यों आई हो, क्या आपको कोई काम था। वही हमें हिनान से जानने को मिलता है कि वो यहाँ पे जीवन के लिए ही आई होती है, क्योंकि जीवन की वो बात जब जीवन ने उसे कहा था कि आइंदा मुझे कभी भी सॉरी मत कहना, उस बात की वजह से हिनान पूरी रात नहीं सो पाई है, क्योंकि वो उन वर्ड्स का मतलब जानना चाहती
चाहती है कि आखिरकार यहाँ पे जीवन का मतलब क्या था। और अगली पल हम देखते हैं कि वहाँ पे जीवन भी आ चुका होता है एंड जीवन को देखकर हिनान उसको हेलो कहती है। वहीं जीवन हिनान को बताता है कि उसने पोर्टर के तौर पे यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया है। ये सुनकर हिनान कहती है कि मैं उम्मीद करूंगी कि तुम्हें यहाँ पर किसी भी तरीके की दिक्कत ना आ रही हो एंड साथ ही वो जीवन से क्वेश्चन करती है कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। ये सुनकर जीवन कहता है मुझे पीस पसंद है, लेकिन जो उस पीस को बेकार करता है मुझे वो लोग पसंद नहीं है। और एक और चीज है जिससे मुझे सबसे ज्यादा नफरत है और वो ये है जब मेरा कोई दोस्त मुझे सॉरी कहता है। ये सुनकर हिनान कहती है कि मैं याद रखूंगी कि ये चीज मुझसे कभी भी ना हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर पेंग आ चुका होता है जो कि हिनान को देखते हुए कहता है लेडी हिनान, मुझे लगा नहीं था कि आप समय के साथ और भी ज्यादा सुंदर होती चली जाओगी। ये चीज देखकर हिनान पेंग से क्वेश्चन करती है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है, क्योंकि पेंग को तो मुरीम अलायंस के मैटर्स के अंदर होना चाहिए था। लेकिन पेंग कहता है कि मुरीम अलायंस से मुझे एक और मिशन दिया गया है और वो मिशन ये है कि एस्कॉर्ट एजेंसी को जितना हो सके उसे उतना ज्यादा सपोर्ट करो। लेकिन तभी ऑथर में बताता है कि जीवन को पीस चाहिए, लेकिन मुरीम की दुनिया एक ऐसी खून की नदी है जहाँ पर पीस ही नहीं मिलता। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें एक अलग जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पर्सन कह रहा होता है कि हेवनली वर्जिन कॉर्प्स के 30 मेंबर को किसी ने मार दिया है और ये करने वाला सिर्फ एक ही पर्सन है। लेकिन ये पॉसिबल भी कैसे है, क्योंकि 30 पर्सन कोई नॉर्मल पर्सन नहीं थे। ये 30 लोग इतने पावरफुल है कि पूरे के पूरे मुरीम अलायंस को हिला सकते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे वो सारे के सारे लोगों को कोई मार देता है एंड इसके बाद हम लोग एक पर्सन को देखते हैं। इसके बाद वो पागलों की तरह हंसते हुए कहता है, तो चियोन गीजा, तुमने मार्शल मास्टर को बनाया है मुझे रोकने के लिए, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि वो लोग भी ब्लड डेमन बींग के सामने टिक पाएंगे? मैं यही तो देखना चाहता हूँ कि वो कौन है जो मुझे रोक सकता है। एंड इसके बाद वो पर्सन अपने आदमी से कहता है, जाओ जाके पता करो कि आखिरकार किसने हमारे 30 लोगों को मारा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होके वापस से जो क्लैन के स्क्वाड एजेंसी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हिनान को देखकर पेंग अपने मन में कह रहा होता है, सच में हिनान काफी ज्यादा सुंदर है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लेडी हिनान के पीछे ये कमीना क्या कर रहा है। एंड वो यहाँ पे जीवन के बारे में ही बात कर रहा होता है। इसके बाद वो जीवन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, मैं पहली बार देख रहा हूँ कि किसी पोर्टर के पास तलवार है, सच में देखने में काफी ज्यादा भद्दा लगता है। लेकिन हिनान को बात पता होती है कि पेंग मुरीम अलायंस का रिप्रेजेंटेटिव बन के आया है, इसलिए अगर वो लोग उससे भिड़ते हैं तो यहाँ पे उनके क्लैन के लिए ही दिक्कतें आ जाएंगी। इसलिए वो यहाँ पे जीवन को इन सब मामलों से दूर रहने के लिए कहती है। लेकिन हिनान को जीवन का नाम लेता हुआ देखकर पेंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, क्योंकि ये चीज तो उसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इन दोनों ने एक दूसरे को फर्स्ट नेम से बुलाना शुरू कर दिया है। और साथ ही हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो कि यहाँ पे पेंग के साथ आई होती है एंड ये लड़की पेंग की छोटी बहन होती है और इसका नाम मिरियंग होता है। एंड इस पॉइंट पे मिरियंग को समझ में आ चुका था कि आखिरकार पेंग यहाँ पे भागा भागा क्यों चलाया जब उसे पता चला कि मिशन जो क्लैन के लिए दिया गया है। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पे एक पर्सन आ जाता है जो कि जीवन से क्वेश्चन करते हुए कहता है, क्या तुम्हारा नाम ही जीवन है? ये सुनकर जीवन भी इस वाली बात पे एग्री कर देता है। इसके बाद वो पर्सन खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है, मेरा नाम ह्यूंग पियो है एंड मुझे यहाँ पे एस्कॉर्ट एजेंसी के हेड ने भेजा है ताकि मैं आपको मिशन के लिए ट्रेन कर सकूं। लेकिन ये सुनकर हिनान कहती है कि जीवन तो एक न्यूबी है, तो फिर आखिरकार उसे इतनी जल्दी मिशन क्यों दिया जा रहा है? लेकिन तभी पेंग बीच में बोलते हुए कहता है कि पोर्टर का यही तो काम होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो इसलिए मिशन अभी मिले या फिर बाद में मिले आखिरकार फर्क क्या पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ वो अपने मन में कहता है कि यही तो मौका है जिससे मैं हिनान के पास जा पाऊंगा। लेकिन तभी जीवन कहता है, मुझे नहीं पता कि स्कॉट मिशन क्या है, लेकिन मैं एक बात तुम्हें अच्छी तरीके से बता देता हूँ कि ये स्वॉर्ड मैं तुम्हें नहीं दूंगा। ये सुनकर ह्यूंग पे शौक होते हुए कहता है कि नहीं नहीं, मुझे वो स्वॉर्ड नहीं चाहिए, तुम वो रख सकते हो, फिलहाल के लिए मेरे साथ चलो। और स्कॉट एजेंसी का ह्यूंग प्यो एक वॉरियर है। इसके बाद पेंग यहाँ पे जीवन से कहता है कि यहाँ पे एक सीनियर तुम्हें बुला रहे हैं, तुम्हें जाना चाहिए, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो बिना मतलब क्या तुम्हें यहाँ पे जॉब से निकाल दिया जाएगा। वही मिरियंग अपने मन में कहती है कि मेरा भाई तो एक नंबर का बचकाना है, लेकिन आखिरकार इस इंसान के साथ क्या दिक्कत है, क्योंकि इसे तब से प्रोवोक किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा है। एंड हम उससे ये मत कहना कि इसके पास जो स्वॉर्ड है वो बस दिखावे के लिए है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जीवन वहाँ से ह्यूंग प्यो को फॉलो करते हुए जाने लगता है। इसके बाद हमें ह्यूंग प्यो से जानने को मिलता है कि यहाँ पे चोल ने उसको बताया था कि ह्यूंग प्यो को यहाँ पे जीवन की हेल्प करनी है ताकि ऐसे ही ना जीवन के और ज्यादा क्लोज ना आ पाए। एंड ये सुनकर ह्यूंग प्यो कहता है कि लेकिन आखिरकार मुझे यहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए क्यों कहा जा रहा है? ये सुनकर चोल कहते हैं, तुम जब उससे मिलोगे तुम्हें खुद पता चल जाएगा। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे ह्यूंग प्यो अपने मन में कहता है कि मुझे अभी तक इसके अंदर कुछ भी अलग नहीं लगा। हालांकि माउंटेन्स में पहले रहा करता था, लेकिन इसके बावजूद भी आखिरकार एक
ट्रांसपोर्टर स्वॉर्ड को कैसे यूज कर सकता है। इसके बाद ह्योंगप्यो जीवन से क्वेश्चन करते हैं कि क्या तुम यहाँ पे स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस करते हो। ये सुनकर जीवन कहता है कि नहीं, मैंने उसको खत्म कर दिया है। ये सुनकर ह्योंगप्यो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है तो फिर क्यों ना हमें एक बार टेस्ट बैटल कर लेनी चाहिए, ताकि हम लोग ऐसे एक दूसरे के स्किल्स को अच्छी तरीके से जान पाए। लेकिन ह्योंगप्यो को स्वॉर्ड निकालता हुआ देखकर जीवन उससे कहता है क्या तुम मुझे यहाँ पे जान से मारना चाहते हो। ये देखकर ह्योंगप्यो घबराते हुए कहता है अरे नहीं, तुमने शायद कुछ गलत समझ लिया। मैं बस ये कह रहा हूँ कि हम लोग एक टेस्ट बैटल के दौरान एक दूसरे की स्किल्स को चेक कर सकते हैं, इसमें हमें एक दूसरे को जान से नहीं मारना है। ये सुनकर जीवन कहता है यानी तुम ये कहना चाहते हो कि हम लोग यहाँ पे एक दूसरे की स्किल्स को चेक करने वाले हैं। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे कई ज्यादा पावरफुल हूँ। ये सुनकर ह्योंगप्यो शॉक होते हुए यहाँ पे जीवन से कहता है आखिरकार बिना टेस्ट बैटल के तुम्हें कैसे बता सकते हो, क्योंकि मैंने भी अपनी पूरी लाइफ स्वॉर्डमैनशिप को प्रैक्टिस करने में ही निकाल दी है। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि आखिरकार तुम मेरी तरह पावरफुल कैसे बन सकते हो। ये बातें कहते हुए ह्योंगप्यो फाइट करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो चुका होता है। लेकिन तभी जीवन यहाँ पे किसी चीज को मेजर करना शुरू कर देता है। एंड ये चीज देखकर ह्योंगप्यो जीवन से क्वेश्चन करता है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो। ये सुनकर जीवन ह्योंगप्यो को बताता है ये मेरा पहली बार है कि मुझे बिना सामने वाले को मारे फाइट करना है, इसीलिए मैं यहाँ पर कुछ चीजों को कैलकुलेट कर रहा हूँ ताकि मैं गलती से तुम्हें जान से न मार दूं। एंड कहने के बाद जीवन वापस से चीजों को कैलकुलेट करना शुरू कर देता है। वही ह्योंगप्यो को तो यहाँ पे जीवन की हरकत काफी ज्यादा अजीब लग रही होती है। अगले पल हम देखते हैं कि जीवन ने अपनी कैलकुलेशन को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया होता है। इसके बाद वो ह्योंगप्यो से कहता है हाँ अब ठीक है, मैं तुम्हें मारना अवॉइड कर सकता हूँ। ये सुनकर ह्योंगप्यो अपने मन में कहता है कि क्या यहाँ पर एस्कॉर्ट एजेंसी हेड इसी बारे में बात कर रहे थे। लेकिन इसके बाद ह्योंगप्यो भी जीवन पे अटैक करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो चुका होता है। वो आगे बढ़ते हुए जीवन से कहता है तो फिर चलो इसको शुरू करते हैं। वह ह्योंगप्यो को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर जीवन अपने मन में कहता है अगर मुझे इसे जान से नहीं मारना तो मुझे अटैक उस पे करना होगा जो कि मेरे सामने आ रहा है। ये कहने के बाद जीवन ने सीधा ह्योंगप्यो के स्वॉर्ड पे ही अटैक कर दिया होता है। एंड ये अटैक सच में काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसके प्रेशर से यहाँ पे ह्योंगप्यो काफी ज्यादा पीछे की तरफ चला जाता है। एंड ह्योंगप्यो अपने मन में कहता है कि आखिरकार वो क्या था जो कि मैंने अभी अभी देखा। लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुलती है उसके सामने जीवन ही खड़ा होता है। एंड वो ह्योंगप्यो से क्वेश्चन करता है कहीं इससे तुम्हें ज्यादा लगी तो नहीं। एंड जीवन को अपने सामने देखकर ह्योंगप्यो से क्वेश्चन करता है कि आखिरकार तुमने किस तरीके की मार्शल आर्ट को अभी यूज किया। ये सुनकर जीवन उसे बताता है कि टी एनर्जी स्वॉर्ड आर्ट टेक्निक थी, जिसे हेवनली थंडर के नाम से भी जाना जाता है। वहीं जीवन अपने मन में कहता है कि नहीं, वो हेवनली थंडर जैसी कोई टेक्निक तो नहीं लग रही थी। अगर उसे डिस्क्राइब करा जाए तो वो कुछ ऐसा था कि थंडर खुद आसमान से जमीन पे आ रही है। लेकिन तभी जीवन वापस से कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरी स्किल्स तुमसे ज्यादा बेटर है। ये सुनकर ह्योंगप्यो अपने मन में कहता है कि सच में काफी ज्यादा बेइज्जत वाली बात है। लेकिन इतने कम रूम के अंदर ही लड़का एक मार्शल मास्टर बन चुका है। लेकिन क्या इसके बारे में स्क्वाड एजेंसी हेड को पता है? फिलहाल के लिए जो चीज मुझे इसे सिखानी है वो मार्शल आर्ट नहीं है। इसके बाद ह्योंगप्यो जीवन से कहता है कि मैं तुम्हें मार्शल आर्ट नहीं सिखाने वाला, बल्कि मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ कि सोशल रूल्स होते क्या हैं। यानी सिंपल भाषा में ह्योंगप्यो जीवन को ये बताने वाला है कि रहन सहन कैसे होता है, खाना पीना कैसे खाया जाता है। ये बातें कहते हुए ह्योंगप्यो ने जीवन की तरफ अपने हाथ को बढ़ा दिया होता है। लेकिन इसके बावजूद भी जीवन ह्योंगप्यो को हाथ पकड़ के नहीं उठाता, क्योंकि उसे समझ में नहीं आता कि ह्योंगप्यो उसके सामने अपने हाथ को क्यों बढ़ा रहा है। साथ ही ह्योंगप्यो अपने मन में कहता है कि भले इसके मार्शल आर्ट स्किल्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एक ऐसा बच्चा है जो कि काफी ज्यादा इनोसेंट है। इसके बाद ह्योंगप्यो जीवन से कहते हैं कि आखिरकार तुम खड़े होके क्या देख रहे हो, मेरा हाथ पकड़ के मुझे उठाओ। ये सुनते ही जीवन समझ जाता है कि ह्योंगप्यो आखिरकार अपने हाथ को उसके सामने क्यों बढ़ा रहा था। इसलिए जीवन भी ह्योंगप्यो का हाथ पकड़ के उसे उठाने में हेल्प करता है। इसके बाद से जीवन यहाँ पे ह्योंगप्यो के घर में ही रहना शुरू कर देता है। एंड इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पे जीवन खड़ा होता है। ये चीज देखकर ह्योंगप्यो जीवन से क्वेश्चन करता है कि क्या तुम ऐसे यहाँ पे सोने वाले हो। ये सुनकर जीवन कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही सोता हूँ। और उस दिन के बाद से ह्योंगप्यो ने यहाँ पे जीवन को पढ़ना लिखना भी सिखाना शुरू कर दिया। जीवन वापस से वो सारी चीजें सीखना शुरू कर रहा था जो कि उसने काफी टाइम पहले ही छोड़ दिया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि जीवन अपने कपड़े बाहर ही चेंज करना शुरू कर देता है। ये चीज देखकर ह्योंगप्यो जीवन पर चिल्लाते हुए कहता है आखिरकार तुम्हें क्या कर रहे हो, तुम ऐसे बाहर कपड़े नहीं बदल सकते। लेकिन जीवन तो उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा होता, बल्कि वो अपने कपड़े वहीं पे बदल रहा होता है। इसके बाद जीवन वहीं पर अपने पैंट को भी खोलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग पीछे के साइड में मिरियंग को देखते हैं जो कि ये सब देख रही होती है। और मैं मिरियंग से जानने को मिलता है कि पेंग और मिरियंग यहाँ पे बस इसीलिए आए हैं ताकि वो जो क्लैन पे नजर बनाए रखे। एंड ये चीज उन्हें अलायंस लीडर ने करने को कहा होता है। और ये सारी बातें याद करके मिरियंग अपने मन में कहती है कि मुझे कहा गया था कि यहाँ पर अगर कुछ भी सस्पिशियस देखने को मिलता है तो इसके बारे में रिपोर्ट करना होगा या फिर कोई प्रूफ देना होगा जिससे ये पता चल सके कि हिंगसान के अंदर होने वाले इंसिडेंट के अंदर जो क्लैन का हाथ है। लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी अजीब नहीं दिख रहा,
सिवाय एक इंसान के जो कि मेरे सामने नंगा खड़ा है। लेकिन तभी मिरियंग की नजर ऊपर के साइड में हिनान पर जाती है जो कि जीहुन को ही घूर रही होती है। ये देखकर मिरियंग अपने मन में कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हिनान का इतना ज्यादा गंदा टेस्ट हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दिन आ चुका होता है जब एस्कॉर्ट मिशन पे जाना होता है। एंड हम लोग एक एस्कॉर्ट वॉरियर को भी देखते हैं जिनका नाम युक होता है। वहाँ से जाते हुए सबसे कहते हैं कि इसी के साथ हमारा एस्कॉर्ट मिशन शुरू होता है, तो सारे के सारे लोग यहाँ पे तैयार हो जाओ। एंड इसी के साथ जीवन का फर्स्ट एस्कॉर्ट मिशन यहाँ पे शुरू होता है। साथ ही जीवन यहाँ पे एक प्रॉपर पोर्टर बन चुका है जो कि ह्योंगप्यो के अंडर में रहकर ही काम करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर में पास्ट का वो सीन दिखाया जाता है। ये वो टाइम होता है जब ड्रैगन कॉप्स जो क्लैन के अंदर आए होते हैं और वो लोग सीधा जो क्लैन के हेड से मिलने गए होते हैं। हमें जो क्लैन के हेड का नाम पता चलता है जो कि लियोन होता है। लियोन मिरियंग को देखकर अपने मन में कहते हैं कि यहाँ पे ये इनके साथ काफी ज्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि वैसे भी पैंग क्लैन काफी ज्यादा पॉपुलर क्लैन है, तो इसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे मिरियंग पेंग से कहती है कि भले ही हम लोग यहाँ पर मिशन की वजह से आए हैं, लेकिन मैं ये नोटिस कर रही हूँ जब से तुम यहाँ पे आए हो तुम लेडी हिनान को ही बस घूरे जा रही हो, लेकिन उसने तो तुम्हारी तरफ एक बार भी घूर के नहीं देखा, वो तो सिर्फ उस पोर्टर को ही देखती रहती है। इस सुनकर पेंग कहता है कि अगर तुम उस पोर्टर की बात कर रही हो तो इसके बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वैसे भी वो काफी टाइम तक एस्कॉर्ट मिशन करने वाला है। एंड मुझे यकीन है कि इस टाइम का यूज करके मैं यहाँ पे लेडी हिनान का दिल जीत लूंगा। वहीं दूसरी तरफ हमें एक अलग जगह का सीन दिखाया जाता है। एंड हमें बताया जाता है कि किसी भी एस्कॉर्ट मिशन से पहले काफी अच्छी मील तैयार होती है। वहीं हम जीवन को देखते हैं जो कि खाने को काफी ज्यादा घूर घूर के देख रहा होता है। एंड इसके बाद जैसे उसे खाना मिलता है और वो जैसे उसे खाता है और उसको खाते ही जीवन को ऐसा लगता है कि उसे तो जन्नत नसीब हो गई। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे ह्योंगप्यो भी आ जाता है जो कि जीवन से कहता है तुम यहाँ पे आराम से खा सकते हो, क्योंकि ये फर्स्ट मिशन इतना ज्यादा हार्ड नहीं होने वाला, क्योंकि हमारी डेस्टिनेशन सिचुआन टैंक क्लैन होने वाली है। एंड मिशन सीधा हमें सिचुआन टैंक क्लैन के लीडर से ही मिला है। साथ ही हम टैंक क्लैन के एक पर्सन को देखते हैं जो कि टैंक क्लैन के एल्डर होते हैं और इस एल्डर का नाम हुवेंग होता है। साथ ही इसके साथ एक और लड़का होता है जिसका नाम चियोलगी होता है और ये दोनों ही टैंक क्लैन से जगह पर आए होते हैं। ह्योंगप्यो जीवन को बताते हैं कि हमारे वॉरियर्स होने के बावजूद भी टैंक क्लैन ने अपने कुछ वॉरियर्स को सेलेक्ट करके यहाँ पे भेजा है ताकि वो चीजों को गार्ड कर सके। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो चीज हम लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वो कितनी ज्यादा प्रीशियस है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक बटरफ्लाई उड़ते हुए सीधा हुवेंग के पास पहुंच जाती है, लेकिन हुवेंग उस बटरफ्लाई को मारते हुए कहता है आखिरकार इस तुझ बटरफ्लाई की हिम्मत कैसे हुई मेरे आंखों के सामने आने की। लेकिन तभी हुवेंग को एक अलग सी एनर्जी फील होती है एंड इसके बाद उन पोर्टर के अंदर देखने लगता है कि आखिरकार उसे एनर्जी कहाँ से सेंस हुई। और जैसा कि हमें पता है कि एनर्जी और किसी से नहीं बल्कि जीवन की बॉडी के अंदर से आई होती है। लेकिन इससे पहले वो एल्डर जीवन का पता कर पाता तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे युक आ चुका होता है, जिसे हुवेंग को ऐसा लगता है कि एनर्जी युक की बॉडी के अंदर से आई है। लेकिन अभी उस एल्डर को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार कैसी एनर्जी थी जो कि उसने आज से पहले कभी भी फील नहीं करी थी। इसके बाद वो एल्डर युक से कहता है कि हमें यहाँ से अभी ही निकलना होगा, हमें जल्द से जल्द वहाँ पे पहुँचना है, हम लोग यहाँ पे और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। ये सुनकर युक भी इस वाली बात पे तुरंत ही एग्री कर देता है। इसके बाद युक अपने स्क्वाड एजेंसी से कहता है कि हमें अभी ही निकलना होगा अगर तुम लोगों ने खाना खा लिया है तो, क्योंकि जहाँ सिचुआन पहुँचने में हर किसी को 4 महीना लगता है, हम लोग उस जगह पर 1 महीना 15 दिन के अंदर पहुँचेंगे। ये सुनकर तो वहाँ के सारे लोग शौक हो चुके होते हैं कि आखिरकार ये बुढ़ा यहाँ पे क्या बक रहा है। लेकिन तभी ह्योंगप्यो जीहुन को बताता है कि अगर तुम यहाँ पे युक की नजरों में गिर गए तो फिर इतना याद रखना कि तुम्हें तुरंत ही स्काउट एजेंसी से निकाल दिया जाएगा। अगले पल में हम देखते हैं कि युक ने सबको निकलने का ऑर्डर दे दिया होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्काउट वॉरियर के साथ साथ पोर्टर भी यहाँ पे भाग रहे होते हैं एंड बताया जाता है कि जो क्लैन के स्काउट एजेंसी काफी ज्यादा बदनाम है, क्योंकि ये लोग काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। यहाँ तक कि स्काउट वॉरियर के साथ साथ यहाँ पे पोर्टर्स को भी भागना पड़ता है एंड इस जगह पर शॉर्टकट नाम की कोई भी जगह नहीं होती। यानी तुम लोग समझ रहे हो, ये दल्ले खुद तो घोड़े पर जाते हैं और बाकी सारे लोगों को दौड़ाते हैं। एंड लिटरली मुझे आज तक किसी भी मानवा में गुस्सा नहीं आया, लेकिन ये चीज देखकर मेरा माथा खराब हो गया। वहीं दूसरी तरफ हम लोग जीवन को देखते हैं जिसे यहाँ पर भागने से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता, बल्कि वो तो अपने मन में सोच रहा होता है कि युक की नजरों में नहीं गिरना है, आखिरकार इससे क्या मतलब है। वही ह्योंगप्यो को तो जीवन की चिंता हो रही होती है, इसलिए वो जीवन से कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जल्दी एक ऐसी जगह आएगी जहाँ पर हम लोग रेस्ट कर सकते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि उन लोगों को भागते भागते शाम हो चुकी होती है, जहाँ पे जीवन को खड़े होकर सोता हुआ देख कर युक यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं कि आखिरकार ये क्या कर रहा है। ये चीज देखकर ह्योंगप्यो युक को बताता है कि यहाँ पर ये ऐसे ही सोता है। एंड इस तरीके से सफर करते करते 4 दिन बाद ये लोग माउंटेन पेंटिंग पहुँच जाते हैं। लेकिन जब ये लोग ऐसे आगे बढ़ रहे होते हैं तभी चियोलगी इन लोगों को रुकने के लिए कहता है। एंड अगले पल हम देखते हैं कि इन लोगों पर अटैक हो जाता है, लेकिन बड़े आराम से युक उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और इसके बाद चिल्लाते हुए कहता है कि इन चीजों के पीछे जो भी है जल्दी से सामने आओ। और तभी हम देखते हैं कि फॉरेस्ट बैंडिट्स होते हैं जो कि सामने की तरफ आ जाते हैं और वो बैंडिट उन लोगों से कहते हैं कि अपने सामान को यहीं पे
छोड़ो और यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन तभी वो एल्डर चोलगी से कहता है कि ये बस कुछ बैंडिट्स हैं, सिर्फ चीजों को यहाँ पे ध्यान से देखो, इसके अंदर इन्वॉल्व मत होना। दूसरी तरफ ह्योंग पे जीहुन को कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये एरिया इन्फॉरेड बैंडिट का है, अगर हम इनको टोल फी देते हैं तो ये फिर हमें जाने देंगे। अगले पल ह्योंग उस टकले के सामने यहाँ पे कुछ कॉइन्स को फेंकते हुए कहता है कि ये लो टोल फी और हमारा रास्ता छोड़ो। लेकिन वो टकला एक ही अटैक में उस टोल फी को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है और वो युग से चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता, मैंने तुमसे क्या कहा, यहाँ पर अपने सामान को छोड़ो और दफा हो जाओ। ये कहने के बाद सीधा युग पे अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ चुका होता है। युग उससे फाइट करने का ट्राई तो करते हैं, लेकिन वो बैंडिट सच में काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जो कि काफी ज्यादा इजीली युग को यहाँ पे इंजर्ड कर देता है। साथ ही हम देखते हैं कि बाकी सारे बैंडिट भी इन लोगों पर अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ चुके होते हैं। ये चीज देखकर स्कॉट एजेंसी के लोग कह रहे होते हैं कि ये तो काफी सारे हैं, आखिरकार हम लोग इन्हें हैंडल कैसे करेंगे। लेकिन तभी वो एल्डर उस टकले से कहता है कि तुम लोग कोई नॉर्मल बैंडिट्स नहीं हो, आखिरकार तुम्हें किसका बैकअप मिल रहा है। ये सुनकर वो टकला कहता है तो अच्छा तुम्हें समझ में आ गया, हम लोग यहाँ पे हीरोज बैंडिट्स हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हुए उस एल्डर से वो कहता है तो चलो बुढ़े यहाँ पे मेरे हाथ से मर जाओ, मेरे हाथ से मरना भी तुम्हारे लिए गर्व की बात होगी। लेकिन तभी अपने पास से एक हिडन वेपन को निकालते हुए वो एल्डर कहता है भले बैंडिट होने के बाद तुम्हारे पास कुछ स्किल्स ही क्यों ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हें अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। ये कहने के बाद उसने एक ही अटैक में यहाँ पे उस टकले के शरीर में एक छेद कर दिया होता है एंड इसे एक नीडल अटैक के साथ ही वो टकला यहाँ पे मारा जाता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि उस एल्डर ने अपने पास से और भी काफी सारे हिडन वेपन्स को निकाल लिया होता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई टैंक क्लैन की चीजों पर नजर डालने की। और उसने एक ही अटैक में सारे के सारे बैंडिट्स को वहाँ पे मार दिया होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कुछ लोग जंगल से बाहर आ रहे होते हैं और ये लोग यहाँ पे वाइल्ड फैंटम हॉल के लोग होते हैं एंड उनमें से बीच वाला पर्सन जिसे हम लोग मास्क मैन बोलेंगे, वो कहता है कि जैसा कि मुझे लगा ही था कि यहाँ पर ये बैंडिट्स काफी नहीं होंगे, क्योंकि जैसा कि सिचुआन टैंक क्लैन का एल्डर यहाँ पे खुद आया है। लेकिन खैर इससे फर्क नहीं पड़ता, जैसा कि हमें फैंटम लीडर से यहाँ पे ऑर्डर मिला हुआ है कि हमें यहाँ पर किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना है। ये बातें कहते हुए उसने अपने सारे के सारे लोगों को आगे बढ़ने का ऑर्डर दे दिया होता है। लेकिन तभी वो एल्डर चोलगी को बताता है कि यही लोग यहाँ पे सबसे बड़ी मुसीबत है, इन लोगों को हैंडल करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। अगर स्कॉट एजेंसी का हर एक पर्सन मर भी जाता है तो उन्हें मर जाने दो, लेकिन हमें कैसी भी टैंक लैंड की चीज को यहाँ पे सिचुआन टैंक लैंड पहुँचाना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि फैंटम हल के वो लोग स्कॉट एजेंसी के लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जीहुन तो बीच में खड़े होकर बस ये सब देख रहा होता है और इस पॉइंट पे युग को भी यकीन हो चुका था कि टैंक लैंड के लोग उनकी हेल्प नहीं करने वाले हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फैंटम हॉल का एक पर्सन सीधा यहाँ पे ह्योंग पियो को मारने के लिए आगे की तरफ बढ़ चुका होता है। लेकिन इससे पहले वो ह्योंग पियो को मार पाता तभी हम देखते हैं कि जीहुन ने अपनी स्वॉर्ड को निकाल लिया होता है और वो अपने हेवनली थंडर का यूज करते हुए एक ही अटैक में उस बैंडिट को जान से मार देता है। ये चीज देखकर ह्योंग पियो तुरंत ही समझ जाता है कि ये चीज किसी और ने नहीं बल्कि जीहुन ने ही करी है। इसके बाद ह्योंग पियो जीहुन को बाकी लोगों की हेल्प करने के लिए भी कहता है, लेकिन जीहुन इसके लिए साफ मना कर देता है और वो ह्योंग पियो से कहता है मुझे नहीं पता कि आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने तुम्हारी हेल्प बस इसलिए करी है क्योंकि तुमने भी मेरी हेल्प करी थी। उसके अलावा मेरा इन लोगों से कोई भी लेना देना नहीं है, तो फिर आखिरकार मैं इन्हें क्यों बचाऊं। इसे सुनकर ह्योंग पियो उससे कहता है कि प्लीज आखिरकार तुम्हें क्या कह रहे हो, मैं तुम्हारे सामने भीख मांगता हूँ, प्लीज इन सारे के सारे लोगों को बचा लो, नहीं तो ये सारे के सारे लोग यहाँ पे मारे जाएंगे। वहीं जीवन भी देख रहा होता है कि वो सारे के सारे लोग काफी बुरी तरीके से इंजर्ड होते हैं, यानी किसी भी मोमेंट वो लोग यहाँ पे मर सकते हैं। इस सुनकर जीवन कहता है मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से कर रहा हूँ क्योंकि तुमने मुझे ऐसा करने के लिए कहा है। ये कहने के बाद जीवन अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए आगे की तरफ बढ़ जाता है। इसके बाद वो फैंटम हॉल के सारे लोगों के बगल में से गुजरना स्टार्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ वो एल्डर मास्क मैन से फाइट करने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन अगले पल वो सेंस करता है कि उसके बगल से भी कोई अभी अभी यहाँ से निकला है और एक अटैक के साथ ही जीवन ने पूरे के पूरे फैंटम हॉल को ही वाइप आउट कर दिया होता है। और तभी हम दूर में खड़ी एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम हाई होता है और ये लड़की वुमन क्लैन से होती है, साथ यही फैंटम हॉल की लीडर भी होती है। वो शॉक होते हुए कहती है कि क्या फैंटम हॉल पूरी तरीके से वाइप आउट हो गया, मुझे तो लगा था कि फैंटम हॉल यहाँ पे स्क्वाड एजेंसी के लिए काफी होगा। लेकिन तब उसके पीछे खड़ा वो पर्सन उसे बताता है कि ऐसा लगता है कि उनके बीच में कोई मार्शल मास्टर छुपा हुआ था और शायद हमारा इंटेलिजेंस इसके बारे में पता लगाने में फेल हो गया। लेकिन अब चिंता मत करिए, हम जल्द से जल्द उस पर्सन के बारे में पता करेंगे और इसके बाद हम उसके पीछे लग जाएंगे। लेकिन तभी हाई इसके लिए मना करते हुए कहती है कि मैं इस चीज के लिए पर्सनली जाऊंगी क्योंकि मैं भी ये देखना चाहती हूँ कि आखिरकार वो मार्शल मास्टर कौन है। इसके बाद हमें वुमन क्लैन दिखाया जाता है और बताया जाता है कि वुमन क्लैन यहाँ पे फाइनेंशियल पावर में काफी ज्यादा आगे है, यानी कि सिंपल भाषा में काफी ज्यादा अमीर लोग हैं, इन्हें पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद वुमन क्लैन के अंदर हम लोग वुमन क्लैन के हेड को देखते हैं और इसका नाम चैन भी होता है और चैन भी और उसके आदमी के बीच में जो बात होने वाली है काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए मैं तुम्हें ये चीज काफी ज्यादा आसान भाषा में बताने वाला हूँ। तो जैसा कि टैंक क्लैन और हवा क्लैन ने आपस
आपस में हाथ मिला लिया है, क्योंकि वो दोनों मिलकर थंडर क्लैप के बॉम्ब को बना रहे हैं। और ये थंडर क्लैप सेट का था जो कि काफी टाइम पहले ही खत्म हो चुका है। और ये बॉम्ब इतना ज्यादा खतरनाक है कि काफी सारे सेट को बस एक ही बार में खत्म कर सकता है। और यही बॉम्ब अभी के टाइम पे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है सिचुआन में, यहाँ पे एस्कॉर्ट एजेंसी के द्वारा। यानी कि जीहुन जिस चीज को गार्ड कर रहा है वो और कुछ नहीं बल्कि यही बॉम्ब है। और चैनबी को अपने क्लैन के लिए यही बॉम्ब चाहिए, लेकिन उसको मेथड भी चाहिए जिससे वो बॉम्ब बनाया जाता है। लेकिन वो आदमी बताता है कि यंग लेडी ने पहले ही बात सुन ली थी, इसीलिए वो यहाँ पे फैंटम हॉल के साथ निकल चुकी है। ये सुनकर चैनबी घबराते हुए कहता है कि क्या तुम्हें क्या कह रहे हो, आखिरकार वो लड़की कहाँ चली गई। ये सुनकर वो आदमी कहता है कि पक्का से वो पिंगडी माउंटेन की तरफ बढ़ रही होंगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एस्कॉर्ट एजेंसी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। और हमें जानने को मिलता है कि पूरे के पूरे एस्कॉर्ट एजेंसी के अंदर जितने भी वॉरियर्स थे वो सारे के सारे मारे गए हैं। इनमें से सिर्फ 2 ही लोग बचे हैं, पहले तो हेयोंग पे और दूसरा है यहाँ पे जेहुन। बाकी जो बचे हुए हैं वो पोर्टर्स हैं, जो कि अभी के टाइम पे काफी ज्यादा घबराए हुए हैं। और हम देखते हैं कि की हालत भी काफी ज्यादा खराब होती है और हेयोंग पे उसको पट्टी लगा रहा होता है। लेकिन तभी चोलगी एल्डर से कहता है कि अगर चीजें ऐसी चलती रही तो फिर यहाँ पर और ज्यादा हमें दिक्कतें आ जाएंगी इसको पहुँचाने में, हमें तुरंत ही दूसरी एस्कॉर्ट एजेंसी को हायर कर लेना चाहिए। ये सुनकर एल्डर चोलगी से कहता है कि नहीं, हमें इन पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन तभी चोलगी कहता है कि आप इनकी कंडीशन देख ही सकते हैं, तो इन लोगों के ऐसी कंडीशन में होने के बावजूद भी क्या आप इन पर ट्रस्ट करना चाहते हो। फिलहाल के लिए हमें छोटी सी एस्कॉर्ट एजेंसी को हायर कर लेना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास हेवनली थंडर भी है, तो हमें इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एल्डर को समझ में नहीं आता कि चोलगी किस बारे में बात कर रहा है। तभी चोलगी एल्डर को कांग्रेचुलेशन करता है हेवनली थंडर को अचीव करने के लिए, जो कि एल्डर काफी टाइम से करना चाहते थे। लेकिन तभी वो एल्डर कहता है, मैंने भी उस चीज को काफी मुश्किल से ही देखा था, तो तुम उस चीज को देख पाओ इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो हेवनली थंडर मैंने यूज नहीं किया था। जहाँ तक मुझे लगता है कि वो हेवनली थंडर उस टाइम उस लड़के ने यूज किया था जिसके पास वो तलवार है। और एल्डर की ये बात सुनते ही चोलगी तो पूरी तरीके से शॉक हो चुका था। इसके बाद वो एल्डर जीहुन के पास जाते हुए कहता है, लड़के तुम किस सेक्ट से बिलोंग करते हो। ये सुनकर जीहुन उससे कहता है, तुम्हारा इससे मतलब क्या है। मेरा मतलब ये है लड़के, तुमने ये मार्शल आर्ट कहाँ से सीखी है। ये सुनकर जीहुन को वो केव का टाइम याद आने लगता है कि किस तरीके से उसको उस केव के अंदर फेंक दिया गया, जहाँ पे सरवाइव करने के लिए उसे कमीने गीजा की मार्शल आर्ट को यूज करना पड़ता था। और इस तरीके से जीहुन ने इन मार्शल आर्ट के अंदर मास्टरी हासिल करी। इसके बाद जीहुन उसे एल्डर से कहता है, मैं किसी भी सेक्ट से बिलोंग नहीं करता। ये सुनकर वो एल्डर यहाँ पे जीहुन पे चिल्लाते हुए कहता है, आखिरकार तुम क्या बकवास कर रहे हो। तुम ये कहना चाहते हो कि जो मार्शल आर्ट तुम यूज कर रहे थे वो मार्शल आर्ट के आसमान से गिरे हैं, और आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई टैंक क्लैन के एल्डर से इतना रूडली बिहेव करने की। एंड इस सिचुएशन देखते हुए हेयोंग पे तभी वहाँ पर भागते हुए आने लगता है। तभी हेयोंग पे उन दोनों के बीच में आ जाता है और वो एल्डर से कहता है, ये लड़का हमेशा ही माउंटेन में अकेला ही बड़ा हुआ है, इसलिए इसको कैसे किसके सामने बिहेव करना चाहिए ये नहीं पता है। मैं इसको जल्दी सिखा दूंगा, प्लीज हो सके तो इसको अभी के लिए माफ कर दीजिए। वहीं वो एल्डर अपने मन में जीहुन को देखते हुए सोच रहा होता है, ये उन लोगों में से एक है जो कि अपने स्किल्स को लेकर काफी ज्यादा एरोगेंस दिखाते हैं, लेकिन मैं इस फैक्ट को भी डिनाई नहीं कर सकता कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस एस्कॉर्ट मिशन के लिए मुझे इसकी जरूरत है। साथ ही वो यहाँ पे हेयोंग पे को देखते हुए भी अपने मन में कहता है, बात करी जाए इस दूसरे वॉरियर की तो इसके अंदर थोड़ा सा दिमाग है, जिसको ये पता है कि कहाँ पर कैसे बिहेव करना चाहिए, जो कि हर एक एस्कॉर्ट वॉरियर को पता भी होनी चाहिए। इसके बाद वो एल्डर हेयोंग पे उसे कहता है, जितना मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था तो मेरे पास उससे कई ज्यादा स्किल्स हैं, तो इसीलिए अभी और इसी वक्त से तुम युग की जगह लोगे और इस मिशन को आगे कंटिन्यू करोगे एंड तक। एंड ये बात सुनकर तो हेयोंग पे पूरी तरीके से शॉक हो चुका था, क्योंकि उसने कुछ ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। वही हमें जानने को मिलता है कि इस एल्डर ने यहाँ पर ऐसा इसीलिए किया है ताकि यहाँ पर ये हेवनली थंडर के प्रोटेक्शन में रह सके, यानी सिंपल सी भाषा में जीहुन के भरोसे अब रहने वाला है। एंड ये वाली बात सुनते ही युग भी उठते हुए कहता है कि हाँ तुम्हें ये करना चाहिए और मैं इस टाइम का इस्तेमाल करते हुए वापस जाके और मैन पावर को लेके आऊंगा, प्लीज इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल लो। वही युग भी तो सुनकर पूरी तरीके से सदमे में होता है कि उसे यहाँ पर हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। लेकिन इसके बाद ह्योंग प्यो सिचुएशन को एनालाइज करता है और उसको रियलाइज हो जाता है कि अभी उनके एस्कॉर्ट एजेंसी की कंडीशन कितनी ज्यादा बेकार है, इसलिए वो यहाँ पर इस चीज की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो जाता है। एंड वो सबसे कहता है कि मैं इसके अंदर अपना बेस्ट दूंगा। ये सुनकर वो एल्डर खुश होते हुए कहता है, मैं तुमसे यही सुनना चाहता था, और जैसा कि आज हम लोग यहाँ पर मूव नहीं कर सकते तो हम लोग कल फिर से रवाना होंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ तो चोलगी अभी भी यहाँ पे जीवन के बारे में ही सोच रहा होता है कि क्या सच में ये बच्चे जैसा दिखने वाला लड़का यहाँ पे एक सुप्रीम मार्शल मास्टर है। आखिरकार ये पॉसिबल भी कैसे है कि इसके पास हेवनली थंडर है, वो भी इतनी सी एज के अंदर। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें अगले दिन का सीन दिखाया
दिखाया जाता है जहाँ पे सारे के सारे लोग अपने सफर के लिए वापस से निकल गए होते हैं एंड अब यहाँ पे पूरे मिशन की जिम्मेदारी ह्योंग पियो पे होती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युग भी वापस से लौट रहा होता है ताकि जितने जल्दी वो लौटेगा उतनी जल्दी वो रीइंफोर्समेंट को वापस से लेके आ सकेगा। पर जब युग ऐसी तेजी से भाग रहा होता है तब इसको यहाँ पर एक गलत फीलिंग्स आने लगती है। वो अगल बगल की चीजों को देखते हुए कहता है यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, आखिरकार किस तरीके की फीलिंग है जो मैं भी फील कर पा रहा हूँ। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि युग पर अटैक हो जाता है और इस अटैक के साथ युग यहाँ पे मारा जाता है और हमें जानने को मिलता है कि ये काम कुछ मास्क वाले अशासन ने किया होता है जो कि ब्लड डीमन बिंग के अशासन यूनिट है एंड ये सारे के सारे लोग जो क्लैन की तरफ ही बढ़ रहे होते हैं और सीन शिफ्ट होकर हम क्लैन लीडर और चोल का सीन देखते हैं जो कि साथ में बैठ के काम कर रहे होते हैं और वो लोग जब ऐसे हंसी मजाक कर रहे होते हैं तभी क्लैन लीडर को यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल प्रेजेंस फील होती है। वो शॉक होते हुए कहते हैं कि आखिरकार वो क्या था और तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि उन मास्क वाले शासन ने यहाँ पे सबको मारना शुरू कर दिया होता है और वो लोग काफी बेरहमी से बाकी सारे लोगों को मार रहे होते हैं। ये चीज देखकर चोल चिल्लाते हुए कहते हैं कि यहाँ पर लगता है एनिमीज का अटैक हो गया है। तभी एक मास्क वाला शासन अपने बाकी सारे लोगों से कहता है कि यहाँ पे सारे के सारे लोगों को खत्म कर दो, यहाँ तक किसी एक को भी जिंदा मत छोड़ना। आखिरकार इन कमीनों की हिम्मत कैसे हुई हमारे क्लैन पर अटैक करने की एंड इससे पहले वो आगे बढ़ के खुद को इन सब चीजों के अंदर इन्वॉल्व करते, लेकिन तभी क्लैन हेड उसको रोकते हुए कहते हैं चोल वहीं रुक जाओ, मैं इस किलिंग इंटेंट को साफ फील कर सकता हूँ। ये किलिंग इंटेंट कोई ऑर्डिनरी किलिंग इंटेंट नहीं है और इस किलिंग इंटेंट को फील करके मैं साफ बता सकता हूँ कि अगर तुम खुद को भी इस चीज के अंदर इन्वॉल्व कर देते हो तो भी आसान नहीं होगा, इसलिए तुम्हें यहाँ पर किसी और जगह जाना है। और अगले सीन में हम देखते हैं चोल और इन यहाँ पे हिनान के पास आ चुके होते हैं। चोल हिनान से कहते हैं कि जल्द से जल्द अपना सामान पैक करो, हमें यहाँ से निकलना है। इस सुनकर हिनान शॉक होते हुए कहती है कि लेकिन क्यों, यहाँ पर हमें अचानक से क्यों निकलना है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों वहाँ से निकल चुके होते हैं। हिनान पीछे की तरफ मुड़ के देखते हुए कहती है कि उन लोगों ने खाली जो क्लैन के स्टेट को ही बर्बाद नहीं किया, उन लोगों ने एस्कॉर्ट एजेंसी को भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। लेकिन तभी चोल यहाँ पे हिनान पर चिल्लाते हुए कहते हैं हिनान आखिरकार तुम्हें क्या कर रही हो, अभी इन सब चीजों का टाइम नहीं है, हमें जल्द से जल्द इस जगह से बाहर जाना होगा। लेकिन तभी हिनान कहती है कि पर फादर का क्या होगा, वो तो अभी हमारे साथ आई नहीं है। लेकिन चोल उससे कहते हैं क्या तुम ये भूल चुकी हो कि तुम्हारे फादर कौन है, वो जो क्लैन के स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है। वही हम जो क्लैन का सीन देखते हैं जहाँ पे क्लैन हेड ने भी अपनी तलवार को उठा लिया होता है एंड इससे हमें पता चलता है कि वो अकेले यहाँ पे शासन से फाइट करने वाले हैं। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे काफी बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं जो क्लैन हेड को देखकर वो सारे के सारे शासन ही काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और अगले पल वो सारे के सारे शासन यहाँ पे जो क्लैन के हेड से फाइट करने के लिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। सीन शिफ्ट होकर वापस से चोल पे आता है जो कि हिनान पे चिल्लाते हुए कहते हैं हिनान का तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे फादर ने तुम्हारे लिए भी कितना कुछ किया है। वह इन भी हिनान पे चिल्लाते हुए कहता है कि हम लोग और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तभी चोल पीछे की तरफ मुड़ते हुए राइजिंग ड्रैगन कॉप्स वालों से कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर जल्दी कहीं पे जाके छुपेंगे, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोग भी हमारे साथ आना चाहेंगे। और चोल ऐसा इसलिए कह रहे होते हैं कि अगर ये लोग साथ में रहेंगे तो इन पर थोड़ा सा खतरा कम हो जाएगा। लेकिन मेरी यंग इसके लिए साफ मना करते हुए कहती है कि हम लोग यहाँ पर मुरीम अलायंस वापस से लौटेंगे क्योंकि यहाँ की सिचुएशन को हमें वहाँ पर जाकर इन्फॉर्म करना होगा। ये सुनकर पेंग मेरी यंग से कहता है कि आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रही हो। लेकिन मेरी यंग कहती है कि क्या तुम्हें सिचुएशन समझ में नहीं आ रही है कि वो लोग कितने ज्यादा पावरफुल हैं, हमें किसी भी तरीके से इस बारे में मुरीम अलायंस में इन्फॉर्म करना होगा। लेकिन तभी पेंग कहता है कि वो लोग हमें भी फॉलो करते हुए हमारे पीछे आ जाएंगे और इस चीज पर केमो भी एग्री करता है। ये सिचुएशन देखकर चोल को समझ में आ चुका होता है कि ये लोग भी उनकी हेल्प नहीं करने वाले। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही ऐसा पर्सन बचा है जो कि इनकी हेल्प कर सकता है, जिसने एक ही अटैक के अंदर सारे के सारे फॉरेस्ट बैंडिट्स को खत्म कर दिया एंड वो यहाँ पर जीवन के बारे में ही बात कर रहा होता है। इसके बाद चोल राइजिंग ड्रैगन कॉप्स वालों से कहते हैं तो फिर ठीक है, अब हम लोग किसी और दिन मिलेंगे, मैं आपकी सेफ्टी के लिए प्रे करूंगा। और इसी के साथ राइजिंग ड्रैगन कॉप्स अपने रास्ते निकल गए होते हैं एंड चोल हिनान को बताते हैं कि वो लोग एस्कॉर्ट मिशन को यहाँ पे ज्वाइन करने वाले हैं जो कि टैंक क्लैन की तरफ बढ़ रही है। और ये चीज हिनान को भी पता होती है कि वहाँ पर जीहुन है और वही इन लोगों को बचा सकता है एंड वो प्रे करती है कि तब तक के लिए उसके फादर बस सेफ रहे। इसके बाद सीन शूटो के वापस से जो क्लैन पर आता है जहाँ पे हम देखते हैं उन शासन ने जो क्लैन के हेड की हालत भी पूरी तरीके से खराब कर दी होती है। क्लैन हेड बेकार से हालत में उन लोगों से क्वेश्चन करते हैं आखिरकार तुम सब कौन हो और ये सब क्यों कर रहे हो। लेकिन तभी शासन के बीच में से एक पर्सन बाहर आते हुए कहता है तो क्या तुम मरने से पहले इसकी वजह जानना चाहते हो। और उस पर्सन को देखते ही क्लैन इस पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिरकार तुम कौन हो, सामने आओ। लेकिन जैसे ही वो पर्सन सामने की तरफ आता है क्लैन हेड पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। वो शॉक होते हुए कहते हैं कि आखिरकार तुम जिंदा कैसे हो जॉन। लेकिन तभी पर्सन उसका मुंह पकड़ लेता है और वो पर्सन कहता है नहीं, ये ना मैंने अपनी जिंदगी से बहुत पहले ही बाहर निकाल के फेंक दिया है। इसके बाद
बाद में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और जैसा कि इसका नाम ब्लड डीमन बीइंग है तो हम लोग अब से इसको डीमन ही बोलेंगे। वो डीमन अपने आदमी से कहता है, तो क्या जो क्लैनिस किड बस इतना ही ताकतवर था जो वो इतनी जल्दी खत्म हो गया? लेकिन खैर वॉइड शैडो, तुमने यहाँ पर काफी अच्छा काम किया है। वैसे मेरे बाकी के अशासन कहाँ पे हैं? ये सुनकर वॉइड शैडो कहता है कि बाकी सारे अशासन जो लोग बच चुके थे उनके पीछे गए हैं, लेकिन मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप इन सब चीजों के पीछे क्यों पड़े हो। ये सुनकर वो डीमन कहता है, क्या तुम ये पूछ रहे हो कि ब्लड डीमन बीइंग ने जो क्लैनिस किड को खत्म क्यों किया? और गाइस क्या तुम लोगों को कोई चॉन गीजा की तरह नहीं दिख रहा? वो डीमन कहता है, वॉइड शैडो, तुम्हें क्या लगता है मेरा रिलेशन जॉन गीचा के साथ क्या है? ये सुनकर वाइल्ड शैडो कहता है कि शायद आप दोनों यहाँ पर राइवल्स रहे होंगे। ये सुनकर वो डीमन कहता है, हाँ तुमने सही समझा, हम लोग एक टाइम पे एक दूसरे के बॉन्ड को शेयर करते थे, लेकिन अब मैंने उसको अपने से बिल्कुल अलग कर दिया है और जॉन गीजा ने मुझे खत्म करने के लिए 100 मार्शल मास्टर को बनाया था। इस प्लान के अंदर जो क्लैनिस किड भी शामिल था, तो मैं हर उस चीज को खत्म कर दूंगा जो कि जॉन गीजा के प्लान में था। यही वजह है कि मैं जो क्लैन के किसी एक मेंबर को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। मुझे इस चीज को जड़ से ही खत्म करना होगा। अगले सीन में हम चोल का सीन देखते हैं जहाँ पे चोल देखकर काफी ज्यादा शॉक होते हैं कि मास्क वाले अशासन के काफी ज्यादा क्लोज आ चुके हैं। अगर चीजें ऐसी चलती रहती है तो फिर वो लोग इन्हें पकड़ लेंगे। वहीं हम इनको भी देखते हैं जिसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। इनकी आंखों से साफ पता चल रहा होता है कि वो लोग कई रातों से सोए नहीं हैं। इनके मन में बस एक ही बात गूंज रही होती है कि उन्हें जल्द से जल्द एस्कॉर्ट एजेंसी तक पहुंचना होगा। वहीं हम इनके पीछे काफी ज्यादा रेड ऑरा भी देख पाते हैं और तभी चोल चिल्लाते हुए इनसे कहते हैं, इन हम लोग जल्दी एस्कॉर्ट एजेंसी तक पहुंच जाएंगे तो यहाँ पर पीछे मत रह जाना। लेकिन वो जब भी बात कह रहे होते हैं तभी हम देखते हैं कि इन पर यहाँ पे अटैक हो जाता है और वो मास्क वाले अशासन अपने वेपन का यूज करके सीधा इनको पीछे की तरफ ही खींच लेते हैं। ये चीज देखकर हिनान चिल्लाते हुए इनका नाम लेती है। साथ ही वो लोग यहीं पे नहीं रुकते बल्कि वो सीधा यहाँ पे हिनान पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। पर इससे पहले वो हिनान को मार पाते तभी हम देखते हैं कि बीच में यहाँ पे चियोल आ चुके होते हैं जो कि रोते हुए हिनान से कहते हैं, मेरी बच्ची भागो, एटलीस्ट मैं तुम्हें तो बचाना चाहता हूँ। एंड उन मास्क वाले अशासन को देखकर यहाँ पे हिनान को पता चल चुका था कि उसके फादर को भी यहाँ पे खत्म कर दिया गया है। वहीं वो अशासन हिनान के सामने खड़े होकर कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम लोगों ने पूरे रास्ते हमें ऐसे भगाया है। मैं तुम्हारी भागने वाली एबिलिटी को अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन खैर अब तुम भी यहाँ पे मरने वाली हो। ये कहते हुए उसने हिनान पे अटैक कर दिया होता है और उस अटैक को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर हिनान घबराते हुए अपने मन में कहती है कि नहीं, मैं ऐसे नहीं मरना चाहती। इसीलिए वो चिल्लाते हुए कहती है कि प्लीज कोई मुझे बचाओ। और अगले पर हम लोग हवा में एक थंडर को देख पाते हैं एंड उस अशासन की तलवार भी यहाँ पे टूट जाती है। इसी के साथ यहाँ पे जीवन की एंट्री हो जाती है। वो हिनान को देखते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो? इसके बाद में कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं जब एस्कॉर्ट एजेंसी ऐसे आगे बढ़ी रही होती है तभी जीहुन को आवाज आती है जैसे कि कोई उसको बुला रहा हो एंड इसीलिए जीहुन हेयोंग प्यो से कहता है, तुम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, मैं अभी आता हूँ। ये कहने के बाद जीहुन हेयोंग प्यो के कुछ बोलने से पहले ही वहाँ से निकल गया होता है। वहीं इसके बाद सीन प्रेजेंट में वापस से आता है जहाँ पे वो सारे के सारे अशासन जीहुन को देखकर शॉक होते हैं। वो शॉक होते हुए आपस में कहते हैं कि अब ये कमीना कौन है और ये यहाँ पे कहाँ से आ गया। वहीं चियोल अपनी आखिरी सांसें लेते हुए जीहुन से कहता है, जीहुन हिनान का ख्याल रखना, बस ये आखिरी चीज मेरे लिए कर दो। और अगले पल हम देखते हैं कि वो सारे के सारे अशासन जीहुन पे रश कर देते हैं, लेकिन जीहुन उन्हें इग्नोर करते हुए सीधे हिनान के सर पे अपना हाथ रख देता है। और जैसे ही जीहुन का हाथ यहाँ पे हिनान के सर पे आता है, हिनान अपने मन में कहती है, आखिरकार किस तरीके की फीलिंग है, जीहुन का हाथ मेरे सर पे आते ही मेरा सारा का सारा डर खत्म हो गया। और तभी जीहुन हिनान से कहता है, तुम्हें अब घबराने की जरूरत नहीं है, मैं इन सबको अभी कभी जान से मार दूंगा। और अगले पल जीहुन सारे के सारे अशासन से जाके भिड़ जाता है एंड जीहुन की मार्शल आर्ट देखकर उन मास्क वाले अशासन को अपनी औकात पता चल गई होती है। वो लोग समझ जाते हैं कि जीहुन एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसके सामने वो लोग टिक नहीं सकते और बस एक अटैक के अंदर ही वो सारे के सारे अशासन मारे जाते हैं। ये चीज देखकर हिनान अपने मन में कहती है कि अगर ऐसी पावर मेरे पास भी होती तो क्या मैं अपने क्लैन को बचा पाती। इसके बाद सीन शिफ्ट होके में सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि इन लोगों ने चौल और इनकी गिरेव बना दी होती है। हिनान गिरेव पे हाथ रखते हुए कहती है कि मैं आप लोगों से प्रॉमिस करती हूँ कि मैं यहाँ पर मिलने के लिए वापस जरूर आऊंगी। लेकिन इस पॉइंट पर हिनान पूरी तरीके से टूट चुकी होती है। वो यहाँ पे जीहुन से क्वेश्चन करते हुए कहती है, जीहुन मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए? बिना फादर इन और चियोल के मैं अपनी जिंदगी के अंदर क्या करूँ? मैं बस अब यहाँ पर अकेले रह चुकी हूँ। लेकिन अकेले वाली बात सुनते ही जीहुन को अपनी लाइफ याद आ जाती है कि उसने अकेले ही सरवाइव किया है और जब वो इस तरीके से अकेले ठोकरे खा रहा था तब एक हाथ था जो कि उसके साथ हमेशा था एंड वो हाथ किसी और का नहीं बल्कि हिनान का था। इसके बाद जीहुन हिनान से कहता है, उन लोगों ने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी है तुम्हें बचाने के लिए, इसलिए अब तुम्हें वो करना चाहिए जो कि तुम सच में करना चाहती हो। इस सुनकर हिनान को समझ में नहीं आता कि उसे यहाँ पर क्या करना चाहिए, लेकिन तभी हिनान जीहुन से कहती है कि वो भी एस्कॉर्ट एजेंसी को ज्वाइन करेगी। ये सुनते ही जीहुन हिनान का हाथ पकड़ते हुए कहता है, तो अगर ऐसी बात है तो फिर हमें चलना चाहिए।
चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें वापस से पीछे छोड़ दूंगा, तो रोने मत लगना। इसके बाद जियोन हिनान का हाथ पकड़ के तेजी से भागना शुरू कर देता है एंड जियोन यहाँ पर इतनी तेज से भाग रहा होता है कि हिनान तो हवा में ही उड़ रही होती है। इसीलिए वो अपने मन में कहती है कि अगर जियोन ने मेरा हाथ अभी छोड़ा तो पक्का से मैं यहाँ पे उड़ जाऊंगी। लेकिन तभी हिनान अपने मन में कहती है कि उन असासिन्स ने मेरे अंकल को मार दिया और मेरे अंकल भी काफी ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन असासिन्स ने उन्हें मारने में कोई भी एफर्ट नहीं लगाया। पर जब जियोन ने उनसे फाइट करी तो ये बिल्कुल एक तरफा फाइट थी। तभी हिनान जियोन से क्वेश्चन करती है कि आखिरकार तुम इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो, जबकि हमारी तो एज भी सेम है। ये सुनकर जियोन कहता है अगर खुद को जिंदा रखने के लिए तुम लगातार ऐसे फाइट करती हो तो तुम भी ऐसे बन जाओगी। और जियोन की ये बात हिनान को समझ में नहीं आती, इसलिए वो वापस जियोन से क्वेश्चन करती है कि तुम किससे फाइट करने के बारे में बात कर रहे हो। मॉन्स्टर्स, मैं मॉन्स्टर्स की बात कर रहा हूँ। ये सुनकर हिनान शौक होते हुए कहती है कि क्या मॉन्स्टर से तुम्हारा मतलब डीमन से है। ये सुनकर जियोन उसे जवाब देता है हाँ तुम ऐसा कह सकती हो। ये सुनकर हिनान जियोन से इस बारे में और ज्यादा पूछने लगती है। ये बात सुनते ही जियोन वो टाइम याद करने लगता है जब वो उस हेल के अंदर फाइट करके सरवाइव कर रहा था। सरवाइव करते करते भले उसने पावर को तो अचीव कर लिया, लेकिन उसने यहाँ पर अपने 9 दोस्तों को खो दिया और उसे ये सबक करना पड़ा चॉन गीजा के लेवल तक पहुँचने के लिए। और आखिर में जब उसकी बदले लेने की बारी आए तो वो ये भी नहीं ले पाया। इसीलिए वो यहाँ पे हिनान से कहता है मैं तुम्हें इस बारे में कभी और बताऊंगा। और अगले सीन में हम देखते हैं जियोन हिनान को लेकर एस्कॉर्ट एजेंसी के पास आ चुका होता है और हिनान को देखते ही ह्योंग-प्यो हिनान से कहता है कि लेडी जो आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। लेकिन जैसे उनको पता चलता है जो क्लैन ईस्टेट और एस्कॉर्ट एजेंसी पूरी तरीके से खत्म हो गई है, ये जानकर ही वो सारे के सारे लोग पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। यहाँ तक कि उन लोगों को बुरा भी लगता है कि उनकी एस्कॉर्ट एजेंसी अब यहाँ पे खत्म हो चुकी है। और ये चीज देखकर हिनान लोगों से माफी मांगते हुए कहती है मुझे माफ कर दीजिए, ये न्यूज मैं आपको एस्कॉर्ट मिशन के बीच में दे रही हूँ। लेकिन ह्योंग-प्यो हिनान को इस बारे में चिंता करने के लिए मना करता है क्योंकि उसको पता होता है कि लेडी जो ने पहले यहाँ पर काफी ज्यादा सफर कर रखा है। वहीं दूसरी तरफ ह्योंग-प्यो अपने मन में कहता है कि हम लोगों पर ऑलरेडी एक बार अटैक हो चुका है, जिससे पहले ही बाकी सारे लोग सदमे में थे और इस न्यूज के बाद तो वो लोग पूरी तरीके से टूट जाएंगे, जिससे मिशन को कंप्लीट करना नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए मुझे किसी तरीके से उन लोगों को मोटिवेट करना होगा। इसके बाद ह्योंग-प्यो बाकी सब लोगों से कहता है हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस मिशन के बाद हम लोगों पर बहुत ज्यादा पैसा आने वाला है और उन पैसों का यूज करके हम लोग ये दूसरी लाइफ को स्टार्ट कर सकते हैं या फिर हम लोग अपने एस्कॉर्ट एजेंसी को वापस से उठा सकते हैं, क्योंकि अब तो हमारे साथ में लेडी जो भी है तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वही ह्योंग-प्यो की बात सुनने के बाद हिनान अपने मन में कहती है कि ह्योंग-प्यो यहाँ पे सही कह रहा है, हमें यहाँ पर आगे बढ़ना चाहिए और अगर मैं इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ तो शायद मैं भी यहाँ पे जीवन के जैसे पावरफुल बन पाऊँ और इस तरीके से अपने फादर, ब्रदर और अंकल का बदला ले पाऊंगी। लेकिन तभी जीवन उन लोगों से कहता है तो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये सुनते ही वो सारे के सारे लोग वापस से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो चुके होते हैं। लेकिन तभी चियोलगी एल्डर से कहता है कि ये तो क्लैन हेड की बेटी है। ये सुनकर वो एल्डर यहाँ पे उसे मिशन पे फोकस करने के लिए कहता है, बाकी सारी चीजों को इग्नोर करते हुए। वही वो एल्डर अपने मन में कहता है जब वो पोर्टर अचानक से यहाँ से गायब हो गया था तब मैं यहाँ पे शॉक हो चुका था, लेकिन जब तक वो एस्कॉर्ट मिशन के अंदर पार्टिसिपेट करता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो यहाँ पे लड़की लाए या फिर टाइगर। अगले सीन में हम देखते हैं कि नान भी उन सब लोगों के साथ भागना शुरू कर देती है, लेकिन अभी भी वो जीवन की बात ही सोच रही होती है कि उसने यहाँ पर एक ऐसी जगह के बारे में मेंशन किया था जहाँ पर मॉन्स्टर मॉन्स्टर भरे हुए हैं। इसीलिए वो वापस जीवन से कहती है कि क्या तुम मुझे फिर से उन सब चीजों के बारे में बता सकते हो। लेकिन तभी जीवन टॉपिक को चेंज करते हुए हिनान से क्वेश्चन करता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है चॉन गीजा मारा जा चुका है। ये सुनकर हिनान कहती है कि हाँ, सब कहते हैं कि वो आज से 10 साल पहले ही मारा जा चुका है। ये बात सुनकर जीवन अपने मन में कहता है तो फिर मुझे रिवेंज के बारे में भूल जाना चाहिए। लेकिन तभी ह्योंग-प्यो जीवन से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे चॉन गीजा मरा है। ये सुनते ही जीवन सीरियस होते हुए कहता है तो क्या इसका मतलब वो जिंदा है। और इसी के साथ मैं इस वाले पार्ट को यहीं पे एंड करता हूँ। और वेल देखो, मेरी हालत यहाँ पे खराब हो चुकी है इसको रिकॉर्ड करते करते। तो अगर तुम लोगों को डबिंग थोड़ी सी भी पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो तुम्हें कैसी लगी। बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट भी हर बार की तरह रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा। अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आ जाएगा। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।